हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th 2025 से हिंदी बोर्ड पेपर के बारे में, ठीक है? जो कि आपका 2025 24 फरवरी को होने वाला है। और उसके बाद में साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें मेरे भाई, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जहाँ पे पूरा क्वेश्चन पेपर का बाप है, ठीक है? हम लोग पूरे क्वेश्चन पेपर के बाप को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया मेरे प्यारे दोस्तों, तो 100% आप लोग मान करके चलिए कि आपने बहुत कुछ कर लिया। कुछ भी अगर नहीं किया हो तो आज के इस मैराथन क्लास को ज्वाइन कर लो, पूरा वीडियो देख लो। इसका आप लोगों को पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है? स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में ही लिखा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर का बाप। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पेपर का बाप इसीलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में केवल 10 एमसीक्यू आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग लगभग 20 से 25 एमसीक्यूज करने वाले हैं, ठीक है? तो बाप ही एक हिसाब से कहेंगे, डबल डबल क्वेश्चंस करेंगे। गद्यांश और पद्यांश को देखेंगे, फिर संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश को देखेंगे, ठीक है? फिर व्याकरण को भी देखेंगे। फिर इस तरीके से जितने भी इम्पोर्टेंट जो 2 नंबर 3 नंबर, जैसे संध विच्छेद हो गया, है ना? और उसके बाद में लोक मुहावरा और लोकोक्तियाँ हो गया, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर आज के इसी वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है? तो स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आज का ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर की 100 में 100 पक्का कराने वाली वीडियो, तो बिल्कुल मेरे भाई 100 में 100 नंबर लाओगे, ये गारंटी है मेरा, ठीक है? स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों से मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है? और साथ साथ ये भी आप लोगों को बताता चलूँगा मेरे प्यारे भाइयों कि किस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम वाली कॉपी में हम लोगों को लिखना है ताकि अच्छे नंबर मिलें। इस तरीके से हमारी बोर्ड एग्ज़ाम वाली कॉपी आती है मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें कैसे लिखें कि हमारा अच्छे से पूरा नंबर आए, ठीक है? जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हो तो फ्रंट पेज है, ये परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यहाँ पर आप अपना अनुक्रमांक डालोगे और यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक रहेगा, वो भी शब्दों में। तो इन्हीं चीज़ों को शब्दों में लिख देना है। जैसे 3 है, 6 है, 4 है, तो 3 6 4 9 5 7 8 3। भैया विषय है हिंदी, प्रश्न पत्र में आप लोग फर्स्ट लिखोगे या केवल लिख दोगे, यहाँ पर आप अपने कोड लिखोगे, पेपर कोड, और परीक्षा का दिन जो है सोमवार, परीक्षा तिथि आप लोग इस तरीके से लिख दोगे 24/2/2025 और द्वितीय पाली, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों को ये भर देना है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि वीडियो लॉन्ग है। आराम से पूरा एक वीडियो को देखना, ठीक है? क्योंकि आपके पास समय भी बहुत कम बचा हुआ है, ऐसे में हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं आपके समय को बिना गंवाए हुए, ठीक है? तो सबसे पहली क्वेश्चन है मेरे भाई कि भारत की एकता के लेखक हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? फर्स्ट है हरिशंकर परसाई, दूसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल, और तीसरा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, और चौथा मेरे भाई डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है? तो यहाँ पर जो भारत की एकता के लेखक हैं वो कौन है मेरे भाई? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है? तो ये वाला हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या भूलूं क्या याद करूं, वी 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 आई एम पी मेरे भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? याद कर लेना। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, जीवनी की है, संस्मरण की है, या रिपोर्टाज की है, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों जो ये है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी है? ये एक आत्मकथा है, ठीक है? नेक्स्ट, कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं। कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है? तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, जो कुटज निबंध संग्रह, इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, ठीक है? इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाता है, बिल्कुल से भी आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को पूरा एकदम मैराथन का पूरा एकदम पकड़ा दूंगा, एक एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा आप लोग जब 24 फरवरी का पेपर दोगे, ठीक है? नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो ये भैया परीक्षा गुरु, ये गुरु ऐसे लिखा है, मिस प्रिंट, ठीक है? परीक्षा गुरु भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आ गया, समझ लो। आवारा मसीहा के लेखक, ठीक है? 5वां क्वेश्चन है बच्चों, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? यहाँ पर तो आप लोगों को बताना है, यहाँ पर आवारा मसीहा लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी है। नेक्स्ट, दाएं, प्रेमचंद का उपन्यास, ये मिस प्रिंटेड, ठीक है? प्रेमचंद का उपन्यास कौन है? कंकाल, तितली, गोदान, चित्र
लेखा। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों वो है गोदान। ठीक है, गोदान जो है वो प्रेमचंद का एक उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें, एक सेकेंड, नेक्स्ट अगर स्टार्ट करें इस तरीके से, 7वां, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक। ठीक, तो ये कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त नाटक के लेखक। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरीश चंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है मेरे भाई वो है जयशंकर प्रसाद जी। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, ये हो गया। किसके गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है? ठीक है, किसके गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है मेरे भाई वो है महादेवी वर्मा के। ठीक है, महादेवी वर्मा के किसमें रचनाओं में। ठीक है, या यहाँ पर सिंपल लेकिन गद्य के लिए बोला गया है। ठीक है, अगर ये देखा जाए महादेवी वर्मा, तो ये हमारे सिलेबस में क्या है इनका? ये इनका पद्यांश है, लेकिन ये गद्यांश अभी जब हम लोग इनका जीवन परिचय देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जीवन परिचय भी देखेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे से इनके बारे में कि इन्होंने किस प्रकार से रचनाएं की हैं। ठीक है, तो ये गद्यांश में भी मेरे भाई क्या इनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। और इनके गद्य में करुण रस, ठीक है, इनके गद्य में करुण रस का वहाँ पर निष्पत्ति होती है, करुण रस दिखाया गया है। ठीक है, करुण संवेदना की प्रधानता है कौन? वो है हमारी महादेवी वर्मा जी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 10वां, द्विवेदी युग और छायावाद युग। द्विवेदी युग और छायावाद युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले ऐसे कौन से हमारे लेखक हैं जिन्होंने द्विवेदी युग में भी कार्य किया और छाया युग में भी कार्य किया? तो वो हमारे कौन है मेरे भाई? गुलाब राय है, मतलब बहुत पुराने, है ना। नेक्स्ट 11वां, भारत भारती की रचना है, कहानी, उपन्यास, नाटक या काव्य? तो काव्य है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, और वो भी किसके द्वारा? महादेवी वर्मा के ही द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 12वां, निम्नलिखित में अष्टायाम की भाषा है, राजस्थानी, अवधी, ब्रज भाषा या खड़ी बोली? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ब्रज भाषा। अष्टायाम की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, वासुदेव शरण अग्रवाल जी, जैनेन्द्र कुमार जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों वो है प्रताप नारायण मिश्रा जी। ठीक है, नेक्स्ट 14वां है, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के जनक किसको हम लोग बोलते हैं? तो वो है हमारे मेरे प्यारे दोस्तों इसमें भारतेंदु हरीश चंद्र जी। ठीक है, कौन है? भारतेंदु हरीश चंद्र जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, सुख सागर के लेखक, वेरी 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 IMP तैयार कर लो मेरे प्यारे दोस्तों, सुख सागर के लेखक कौन है? तो मुंशी सदा सुख लाल जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। हिंदी एकांकी के जनक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं तो वो हमारे हैं राम कुमार वर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, जयशंकर प्रसाद जी की इसमें रचना है तो तितली। ये तो आप लोग कक्षा 10 से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो यह परीक्षा गुरु, अभी वही क्वेश्चन दूसरे टाइप में पूछा गया था वहाँ पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों 19वां, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? तो घ वाला ऑप्शन सही होगा, इंदुमती को। ये वाला। ठीक है, घ वाला इंदुमती हमारी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ये प्रथम कहानी है हिंदी की। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक हैं तो वो है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चिंतामणि के रचनाकार, भैया आपका जो पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, उसके लेखक है तो उसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है भैया,
ये भी समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ तक हमने 21 क्वेश्चंस को कर लिए जो कि एमसीक्यूज थे। अब हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों गद्य पद्य के बारे में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखें कॉपी में, सब कुछ हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, पूरा सोल्यूशन मिलेगा, बिल्कुल से भी घबराना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का सही सही उत्तर देना है। सही सही भैया, गलत नहीं। तो सबसे पहले तो आप लोग इसको पढ़ोगे ही कि जन का प्रवाह अनंत होता है, शास्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्र जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है, जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्र जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम, श्रम का मतलब क्या होता है, कर्म और श्रम मतलब मेहनत, ठीक है, के द्वारा उत्थान के अनेक घटकों का निर्माण करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भैया गद्यांश। सबसे पहले तो आप लोग गद्यांश को रीडिंग करोगे, इसको क्या करोगे मेरे भाई, रीड करोगे। रीड करने के बाद नीचे इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा, इस तरीके से नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी गद्यांश में से आप लोगों के रहेंगे मेरे भाई, उसका आंसर इसलिए गद्यांश में रहेगा। 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आप लोगों का कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। तो 5 क्वेश्चन टोटल 10 नंबर के। ये जो गद्यांश होता है मेरे प्यारे दोस्तों 10 नंबर का होता है, और पद्यांश भी हमारा 10 नंबर। तो टोटल अभी 20 नंबर बस 10 मिनट में हम लोग कंप्लीट कर दें। जैसे पहला है क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्र जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया। अब यहाँ पर हमने पढ़ा है मेरे भाई कि सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्र जन ने तादात्म्य प्राप्त किया। तो यहाँ पर राइट, यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इसी फ्लो में लिखेंगे कि राष्ट्र जन ने किसके साथ, भूमि के साथ। देखो भूमि के साथ राष्ट्र जन ने तादात्म्य प्राप्त किया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे राष्ट्र जन ने भूमि के साथ तादात्म्य प्राप्त किया, ठीक है। तो देखो राष्ट्र जन ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य प्राप्त किया, यहाँ तक आप लोग लिख दोगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। बाकी आके अगर इस तरीके से लिख दोगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सहस्त्रों वर्षों से, तो वही देखो यहाँ पर और मैंने बढ़ा के लिख दिया है, मानव पीढ़ियों से अपने राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। पीढ़ियों से मतलब हमारे दादा परदादा हमारे, ठीक है, वो जुड़े थे हमारे राष्ट्र से, तो आज हम भी जुड़े हुए, हमारे कल के बच्चे जो होंगे वो भी जुड़ेंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है, मानव पीढ़ियों से अपने राष्ट्र से जुड़ा है, इसी कारण शताब्दियों से उसका तालमेल अपनी भूमि से बना है। बाकी अगर आप लोग यहाँ तक ले दोगे खाली कि राष्ट्र जन ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य प्राप्त किया, तो यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा, ठीक है। तो भैया अब हम लोग इसको पेपर में कैसे लिखेंगे, आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है, हमारा ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये हो गया, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन ये दिया गया है, प्रश्न नंबर दूसरा है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा, इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। अच्छा अब पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि ये वाला फर्स्ट ऐसे करके रोमन अंक में ऐसे पहला है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से हेडिंग लगाएंगे, ठीक है। पहला इस तरफ लिख देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पर इसी चीज़ों को लिख देंगे कि राष्ट्र जन ने अपने भूमि के साथ तादात्म्य प्राप्त किया है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख देंगे आराम से, और देखो कितनी अच्छी तरीके से ये राइटिंग लिखी गई है कॉपी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर राइट करोगे लिखोगे आप लोग तो 100% पूरा नंबर मिलेगा। देखो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर इसने प्रेजेंट किया है और कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर दिख रहा है चीज़ें, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि एकदम गौजू मौजू करके उसमें लिख दो ताकि एग्जामिनर पढ़ ही ना पाए। एग्जामिनर को विजिबल, एग्जामिनर को अच्छे से पूरी जो आप लोगों ने लिखा है वो चीज़ आपका कंटेंट अच्छे से दिखना चाहिए। बाकी यहाँ पर इसी तरीके से लिखना, एक नंबर भी आप लोगों का नहीं कटने वाला, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र जन का जीवन भी कब तक अमर है, ठीक है। कब तक अमर है, तो जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्र जन का जीवन भी अमर है। मतलब जब तक सूर्य का प्रकाश है तब तक हमारा यहाँ पर जो राष्ट्र के लोग हैं इनका भी जीवन है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे देखो, जब तक प्रकृति में सूर्य की किरणें चमकती रहेंगी तब तक राष्ट्र जन का जीवन भी अमर रहेगा। जन का मतलब क्या होता है, आदमी, जो लोग, और राष्ट्र मतलब अपने राष्ट्र, जैसे हमारा देश है भारत, ठीक है। तो इसके हम लोग क्या है, राष्ट्र, इस राष्ट्र के हम लोग क्या है, जन है। जन का मतलब क्या हो गया, लोग, है ना।
तो वही है कि जब तक प्राकृतिक में सूर्य की किरणें चमकती रहेंगी तब तक राष्ट्र जन का जीवन भी अमर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर दूसरा लिखेंगे और ये ऑप्शन हम लोग यहाँ पर इस तरीके से इसको भी आंसर राइट कर देंगे इस तरीके से। जब तक प्रकृति में सूर्य की किरणें चमकती रहेंगी तब तक राष्ट्र जन का जीवन भी अमर रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है, जन का सततवाही जीवन किस तरह है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल इस तरीके से लिख देंगे, जन का सततवाही जीवन नदी की तरह है। ठीक है, किसकी तरह है, नदी की तरह है। तो यहाँ पर बहुत भारी मैंने लिख दिया है, वही सिंपल वही है, जन का सततवाही जीवन नदी की तरह है। कैसे, जैसे नदी, अब देखो यहाँ पर आगे हम नदी के बारे में लिख दिए एकदम आसान तरीके से कि जिस प्रकार एक नदी निरंतर गतिशील रहती है, नदी में क्या पानी बहता रहता है। ठीक है, गतिशील रहकर बीच बीच में डेल्टा का निर्माण करती है, उसी प्रकार राष्ट्र के लोग अपने कार्य एवं श्रम के माध्यम से प्रगति व उन्नति के अनेक पड़ावों का निर्माण करते हैं हुए और निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर नदी के जो पानी का फ्लो है वो हमारे राष्ट्र के लोगों के साथ वहाँ पर क्या दिखाई गई है, समानता दिखाई गई है कि जिस तरह से नदी का पानी लगातार बहता रहता है, उसी तरीके से हमारे यहाँ के जो लोग, हमारे राष्ट्र के जो लोग हैं वो अपने कार्य और श्रम, अपने कार्य और मेहनत के माध्यम से लगातार प्रगति और उन्नति करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखा गया है। सिंपल आप लोग इसका क्वेश्चन क्या लिख दोगे कि जन का सततवाही जीवन किसके तरह है, तो जन का सततवाही जीवन नदी की तरह है। किसकी तरह है, नदी की तरह है। तो ये हमारा हो गया मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसी में, नेक्स्ट है हमारे पास पांचवा क्वेश्चन इस तरीके से, दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम उल्लेख कीजिए। तो प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, तथा लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। और ये हमारा है मेरे भाई, ठीक है, ये हमारा है कौन वाला क्वेश्चन, ये हमारा है चौथा वाला क्वेश्चन और ये हमारा है पांचवा वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको यहाँ आना चाहिए था, बस यही है। ठीक है, अब देखो रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अच्छा, इसको कैसे लिखना है ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर आइडिया दे दूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो चौथा क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक, देखो इस तरीके से इसको ब्लू पेन से लिखेंगे और इसको राष्ट्र का स्वरूप, जब आप लोग चैप्टर का नाम लिखोगे तो उसको आप लोग ब्लैक पेन से करोगे ताकि चीज़ें अच्छे से दिखें। देखो ये ब्लैक पेन है, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप तथा लेखक का नाम क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर पाठ का नाम मेरे प्यारे दोस्तों और लेखक का नाम ब्लैक पेन से लिख देना इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट करोगे पूरे नंबर मिलेंगे। मैं बोल तो रहा हूँ ना, कोई नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं व्याख्या पे। ठीक है, तो व्याख्या क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से चौथा क्वेश्चन है या पांचवा आप लोग इसको मान सकते हो, पांचवा है, चौथा ही है, पांचवा यही, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। हमेशा इस तरीके से जो गद्यांश होता है उसमें मेरे प्यारे भाइयों इस तरीके से नीचे अंडरलाइन की हुई रहती है, इसको आप लोगों को अपने लैंग्वेज में लिख देना है, सिंपल अपने लैंग्वेज में लिख देना है। ठीक है, छोड़ना तो नहीं है यार, छोड़ना नहीं है। कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हम आप लोगों को यहाँ पर बता दे रहे हैं। देखो यहाँ से है, ठीक है, कि जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं। मतलब मेरे भाई इस तरीके से लिखेंगे पांचवा व्याख्या, सूर्य की रश्मियों से पृथ्वी अमृत रस से परिपूर्ण हो जाती है, मतलब भर जाती है। जब सुबह सुबह जो धूप आती है वो क्या है मेरे भाई, वह एक प्रकार से अमृत रस है हमारी पृथ्वी के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्या ये भी लिख सकते हो कि सूर्य की किरणों से पृथ्वी अमृत रस से परिपूर्ण हो जाती है। अर्थात जब तक पृथ्वी में सूर्य की किरणें विद्यमान रहेंगी तब तक राष्ट्र के निवासियों का जीवन भी अमर रहेगा। ठीक है, मानव पीढ़ियों से अपने राष्ट्र से जुड़ा है, इसी कारण शताब्दियों से उसका तालमेल अपनी भूमि से बना हुआ है। मनुष्य के जीवन का सुदृढ़ आधार राष्ट्र है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि राष्ट्र की प्रगति पर ही मानव जीवन की प्रगति निर्भर करती है। अगर हमारा राष्ट्र, सिंपल सी बात है, जब हम क्या होंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात है। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है, क्योंकि राष्ट्र की प्रगति पर ही मानव जीवन की प्रगति है। ठीक है, या ऐसा भी आप लोग बोल सकते हो, राष्ट्र और मानव एक दूसरे इक्विलिब्रियम में है। अगर हमारा राष्ट्र बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है यार, मानव हमारे यहाँ के क्या होंगे, हमारे यहाँ के जो लोग होंगे वो भी तो बढ़ेंगे, है ना। आजकल आप लोग देखो कितने IAS PCS तमाम डॉक्टर नीट JEE वाले और इंजीनियर, है ना। तो इस तरीके से जब हमारे यहाँ के लोग शिक्षित रहेंगे तो हमारा राष्ट्र भी मेरे भाई आगे बढ़ेगा, वो भी शिक्षित रहेगा। ठीक है, वही बात यहाँ पर बताई गई है।
तो इस अंडरलाइन का मतलब ये है कि जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, मतलब जब हमारी सूर्य की जो रश्मियाँ हैं पृथ्वी को अमृत रस से परिपूर्ण कर देती हैं, भर देती हैं, तब तक राष्ट्रजन का जीवन भी अमर रहेगा। तब तक यहाँ पर मेरे भाई अर्थात जब तक पृथ्वी पर सूर्य की, इसका मतलब ये है अर्थात जब तक पृथ्वी पर सूर्य की किरणें हैं तब तक मेरे भाई राष्ट्रजन का जीवन भी यहाँ पर क्या है, अमर है। जिस दिन हमारी सूर्य का प्रकाश यहाँ पृथ्वी पर आना बंद हो गया उस दिन समझ लो कि हमारा जो है राष्ट्र के जो लोग, हमारे राष्ट्र के जो जन हैं, उनका जीवन भी क्या हो गया, खत्म हो गया। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। ठीक है, और इसी कारण शताब्दियों से उसका तालमेल अपनी भूमि से बना हुआ है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, और नेक्स्ट बात करते हैं मनुष्य के जीवन की जो सुदृढ़ आधार है वो क्या है, राष्ट्र है, क्योंकि राष्ट्र की प्रगति पर ही मानव जीवन की प्रगति निर्भर करती है। इस तरीके से आप लोगों को ये लिख करके यहाँ पर टाटा बाय बाय कर देना है। असल में मेरे भाई यहाँ पे इस तरीके से 2 क्वेश्चन आएंगे, दूसरा क्वेश्चन भी इस तरीके से जैसा आप लोग मैं दिखा दे रहा हूँ, अथवा करके यहाँ पर देख सकते हो आप मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, अथवा करके दिया गया है। इस तरीके से अथवा करके आया है कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ भैया, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का खेड़ा ही तो है। ये क्या बार बार अशोक आ रहा है भैया, बार बार अशोक आ रहा है, तो दूसरा चैप्टर हमारा क्या है, अशोक का फूल, अशोक के फूल है ना, अशोक के फूल। पहला क्या है, राष्ट्र का स्वरूप। अच्छा मैं ट्रिक बता दूं ना, तो अगर इस तरीके से जन आ रहा है कहीं बहुत ज़्यादा, राष्ट्र शब्द आ रहा है ना, तो इसका मतलब है मेरे भाई वो जो गद्यांश है, वो गद्यांश है कहाँ से है, राष्ट्र के स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है, स्वरूप चैप्टर से। ठीक है, इसके लेखक कौन है, वासुदेव सरल अग्रवाल जी। अगर कहीं पर अशोक का फूल, अशोक शब्द आ रहा है या फूल शब्द आ रहा है इस तरीके से बार बार, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है मेरे भाई यहाँ पर अशोक का फूल चैप्टर है और इसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो ये ट्रिक है, इसको आप लोग याद रखना। जैसे यहाँ पर देखो कि कहते हैं, अच्छा स्वार्थ शब्द अगर बार बार आ रहा है, या स्वार्थ शब्द आप लोग समझ जा रहे हो कि यहाँ पर स्वार्थ होने का, यहाँ पर स्वार्थ होने को बताया जा रहा है, अगर बार बार स्वार्थी होने का बताया जा रहा है, तो भी आप लोगों को समझ जाना है कि अशोक के फूल में, अशोक का फूल जो है इसी चैप्टर से लिया गया है ये गद्यांश। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को देख लेना। स्वार्थ हो गया, यहाँ पर भी स्वार्थ हो गया, इस तरीके से यहाँ पर भी स्वार्थ हो गया। जैसे ये सब कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दी है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हमने तो ये पढ़ लिया भैया। अब गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मैं फटाफट से इसको यहाँ पर आप लोगों को बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक व पाठ का नाम लिखिए। तो सिंपल सी बात है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं तथा पाठ का नाम अशोक के फूल। ये हमारा हो गया पहला आंसर। ठीक है, दूसरा आंसर भैया क्या है, प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग की चर्चा की गई है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक आचार्य द्विवेदी जी ने रचनाकारों अर्थात साहित्यकारों द्वारा अशोक के फूल को भूल जाने की आलोचना की है। यहाँ पर आलोचना की है किसने, हमारे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसके बारे में, उन लेखकों के बारे में जिन्होंने अशोक के फूल को भूल जाने की क्या की है, भूल जाने की जरूरत की है ना। जैसे होता है कि जरूरत, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई कि हाँ ये भूल जाओ या किसी को भूल जाओ। ठीक है, इस बारे में इन्होंने आलोचना किया है, किनको, उन रचनाकारों को, उन लेखकों का, उन साहित्यकारों का जिसने अशोक के फूल को भूल जाने की क्या की है मेरे भाई, महान कृपा की है ना इस तरीके से महान कृपा की है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, लेखक ने गद्यांश में किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी कहा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सब कुछ यहाँ पर है यार, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है। ठीक है, मतलब मेरे भाई अशोक, यहाँ पर देखो ये लिखा है इस तरीके से, अभी देखो यहाँ पर होगा, शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती। ठीक है, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि लेखक ने गद्यांश में किस प्रकार के लोगों को उन्होंने क्या कहा, स्वार्थी कहा। तो लेखक ने गद्यांश में उन रचनाकारों, साहित्यकारों, लेखकों को स्वार्थी कहा जिन्होंने अशोक के फूल को भूल जाने की गलती की है। ठीक है, लेखक के अनुसार संसार बड़ा स्वार्थी है और यह केवल उन्हीं बातों को याद रखता है जिससे उनका स्वार्थ की सिद्धि होती है। मतलब मेरे भाई इनका कहने का मतलब यही है, और सिंपल ये बात सही भी है आज के ज़माने में। आप लोग देख सकते हो, जिससे एक होता है स्वार्थी का मतलब क्या होता है कि जिससे हमारा फ़ायदा हो तभी हम उसके पास जाए। ठीक है,
हमारा काम निकल गया, फिर वहाँ से हम लोग निकल गए, तो इसे बोलते हैं क्या, स्वार्थी। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर इन्होंने बताया है अशोक के फूल के साथ कि जो हमारे साहित्यकार हैं, जो हमारे लेखक हैं, वो अशोक के फूल को क्या किए हैं, भूल गए हैं, क्योंकि उनसे उसको कोई लाभ होने वाला नहीं है। उन साहित्यकारों ने, रचनाकारों को उस अशोक के फूल से कोई लाभ होने वाला तो नहीं, इसीलिए वो इनको भूल गए हैं। तो वही बात यहाँ पर इन्होंने इस गद्यांश इस चैप्टर में लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आई होप कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, पंक्ति का क्या आशय है। लेखक कहना चाहता है कि यह संसार स्वार्थी व्यक्तियों से भरा हुआ है। यहाँ हर व्यक्ति अपने ही स्वार्थ को साधने में लगा हुआ है, उसे अपने ही स्वार्थ को सिद्ध करने से फुर्सत नहीं है, तो वह अशोक के फूल की क्या परवाह करेगा, जो शायद उसके लिए किसी काम का नहीं है। सिंपल सी बात है भाई, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, तो सिंपल सी बात है यार, ना कहीं उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति को उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं उसके दिल दिमाग या मन में किसी भी प्रकार से कोई कुछ बात नहीं है। अगर कोई कुछ बात होगी तभी वह जाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर उन्होंने बताया है कि सारा संसार स्वार्थ का ही अखाड़ा तो है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि लेखक कहना चाहते हैं कि यह संसार स्वार्थी व्यक्तियों से पूरा भरा पड़ा है, और यहाँ हर व्यक्ति अपने ही स्वार्थ को साधने में, मतलब अपने ही स्वार्थ को प्राप्त करने में लगा हुआ है, तो उसे अशोक के फूल की क्या परवाह है, जिससे जो अशोक का फूल है उसके किसी काम का नहीं है। तो जब किसी काम का नहीं है तो उसको क्या फायदा उससे, है ना, इसीलिए उसको छोड़ दिया, इसको भूल गए वो लोग। ठीक है, कौन, साहित्यकार, रचनाकार, है ना, ये सब लोगों ने। ठीक है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। इस तरीके से रेखांकित अंश है उसको व्याख्या करना है। तो सिंपल सी बात है यार, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखते हैं जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे सिंपल हम लोग व्याख्या में कि लेखक द्विवेदी जी, या यहाँ पर लेखक कहते हैं या लेखक के अनुसार यह संसार बड़ा ही स्वार्थी है। सिंपल सी बात है, दुनिया बड़ी बुढ़ाकर है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सकता है। मतलब कि संसार जो है मेरे भाई बड़ा ही स्वार्थी है, यहाँ केवल उन्हीं बातों को याद रखता है, यह उन्हीं बातों को याद रखता है जिससे उसका स्वार्थ की सिद्धि होती है। जहाँ पर उसका स्वार्थ नहीं होगा वह उन चीज़ों को भूल जाएगा। जैसे अशोक का फूल है, उसको भूल गया वो, क्योंकि वो उसके किसी भी प्रकार से कोई फायदेमंद नहीं है, तो भूल गए उसको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेखांकित अंशों की व्याख्या में लिखेंगे लेखक द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा ही स्वार्थी है, यह केवल उन्हीं बातों को याद रखता है जिससे उसके स्वार्थ की सिद्धि होती है। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये हमारा हो गया इस तरीके से क्या, ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट इसमें क्या लिख सकते हैं, और जिन लोगों या वस्तुओं से उसका स्वार्थ नहीं सधता वह उन्हें शीघ्र ही भुला देते हैं। वह व्यर्थ में लोगों या वस्तुओं को याद करके बेझिल नहीं होना चाहते या नहीं होते। ठीक है, समय की गति के साथ जो प्रासंगिक नहीं रह जाता तो वह उन्हें भूलता जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों क्या, रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो इस तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, हिंदी के। अब पद्यांश पर आ जाते हैं हम लोग। गद्यांश को हमने अच्छे से देख लिया, वो भी 2 गद्यांश को। देखो आपके पेपर में 2 गद्यांश आएंगे। ठीक है, जो आपको अच्छे से आएगा उसको आप लोगों को सॉल्व करना है। केवल एक को ही आप लोगों को सॉल्व करना है, दोनों को नहीं करना है। मैं तो यहाँ पर आप लोगों को चूँकि बता दे रहा हूँ। ठीक है भैया, नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्नोत्तर। तीसरा है वो है ये, इस तरीके से दिया गया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है इस तरीके से, बैठी खिन्ना यक दिवस वे मीठी अकेली, आंखें आंसू दृग युगल में थे, धरा को भिगोते, आई धीरे से इस सदन में, पुष्प संदग्ध को ले प्रातः वाली सुपवन इसी काल वतयनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। ठीक है, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यो, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। ठीक है, तो ये हमारे पास है एक कविता, एक पद्यांश मेरे प्यारे भाइयों। और यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है। देखो इसमें भी आने 5 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो कितने नंबर का, 2 नंबर का होगा। तो टोटल हमारा ये भी 10 नंबर का होगा।
मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो अच्छा स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसको हिंदी में थोड़ा सा समझा दूं, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, मैं फटाफट के अंदाज में इसको समझा दे रहा हूँ ताकि चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर सिंपल मेरे भाई क्या बोला जा रहा है कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेहमी थी अकेली। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर कवि, ठीक है, यहाँ पर कवि जो हमारे हैं वो क्या कहना चाहते हैं, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोधन। सबसे पहले तो ये आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो चैप्टर है कहाँ से लिया गया है, इस चैप्टर का नाम क्या है, क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता सकते हो। तो एक चैप्टर का नाम है पवन दूतिका। क्या? पवन दूतिका। क्या मेरे भाई? पवन दूतिका। इसके लेखक कौन है? अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अरे यार क्या लिखा रहा है? उपाध्याय हरिऔध, हरिऔध जी, ठीक है, हरिऔध ये है, ठीक है। अच्छा अब इसको मैं आप लोगों को फटाफट के अंदाज में बता दे रहा हूँ हिंदी में। देखो यहाँ पर मेरे भाई क्या कहा गया है, इसमें इसमें जो हरिऔध जी हैं वो क्या बोल रहे हैं, वह बता रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों राधा के बारे में, ठीक है। कि जब एक दिन राधा उदास यानी खिन्न मन के साथ एक दिवस, एक दिन वह अपने घर में, वे गेह में थी अकेली, वो अपने घर में क्या थी, गेह मतलब घर, ठीक है, वे अपने गेह में थी अकेली। मतलब एक दिन राधा, यहाँ पर क्या बताएं इन्होंने, राधा और कृष्ण के बिछड़ जाने पर ये लिखा है, ठीक है, राधा और कृष्ण। तो यहाँ पर जब राधा कृष्ण से बिछड़ गई थी तो क्या इसमें इन्होंने उसी पर ये चीज़ें लिखी हैं, ये कविता उसी पर लिखी है, ये काव्य उसी पर लिखा गया है कि एक दिन जब राधा उदास मन यानी या खिन्न मन के साथ घर में अकेली बैठी हुई थी। इसका मतलब क्या? बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। बैठी खिन्ना मतलब खिन्न मन के साथ कौन? राधा। खिन्न मन के साथ राधा एक दिवस मतलब एक दिन। क्या? एक दिन। वे मतलब वह गेह में थी अकेली। गेह का मतलब घर में थी अकेली, ठीक है। नेक्स्ट उसके आंसुओं से, ठीक है, उसके आंसू जमीन पर बह करके क्या कर रहे थे मेरे भाई, एकदम जमीन पर गिर गए थे, एकदम जमीन पर बह रहे थे। उसको पृथ्वी को यानी धारा को, धारा का मतलब पृथ्वी, सिंपल पृथ्वी, ठीक है, उसको भिगो रहे थे। आके आंसू दृढ़ युगल में थे, वे धरा को भिगोते। मतलब उसकी जो आंसुएं थी मेरे भाई, उसकी जो आंसू थी उससे धारा एकदम क्या हो जा रही थी, हमारी पृथ्वी भीग जा रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा वो रो रही थी, है ना। और उसके बाद में इस तरीके से मेरे भाई आई धीरे से इस सदन में पुष्प संदिग्ध को लेके, इस तरीके से मेरे भाई प्रातःकालीन सुगंधित पवन रोशन दानों से होकर घर के अंदर प्रवेश करती है। किंतु इससे राधा का दुख और अधिक बढ़ गया। क्यों बढ़ गया मेरे प्यारे भाइयों, क्यों बढ़ गया? राधा का दुख और ज़्यादा बढ़ गया, और ज़्यादा बढ़ने के बाद वह पवन को, पवन का मतलब हवा, वायु, ठीक है, पवन को फटकार लगाते हुए बोलती हैं कि हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे और क्यों सता रही है? क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है? क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? कहने का भी पता है ये है मेरे प्यारे भाइयों कि दुखी राधा को सुगंधित पवन का झोंका और भी दुख दे रहा है। इससे पवन की क्रूरता मान रही है, इससे वह पवन की क्रूरता मान रही है जो है, ठीक है, जो उसको दुख ही कर रहा है। ये जो सुबह सुबह पवन की, सुबह सुबह हवा कितना अच्छा लगता है, लेकिन चूंकि राधा यहाँ पर खिन्न मन है, उदास मन है उसका मेरे भाई, इसीलिए उसको प्रातः काल की जो पवन है वो भी क्या लग रही है, वो भी बुरी लग रही है, ठीक है, वो क्या लग रही है, बुरी लग रही है। और वही और दुखी मन से होकर के फिर वह बोल रही है कि इसे ही वह क्या बोल रही है, पवन की क्रूरता मान रही है, और पवन से पूछ रही है कि आखिर वह क्रूर क्यों हो गई है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात, ठीक है, यही चीज़ है बस। अब यहाँ पे आप लोग इसका आंसर बहुत आराम से लिखोगे। उपयुक्त पद्यांश पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना है भैया। तो संदर्भ लिखने के लिए सिंपल, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी, बहुत लोग खाली हिंदी लिखते हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया। इसके रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। भैया इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कॉपी में, आइए चर्चा करते हैं इस विषय पर। तो हमारे पास ये रहा एक पेपर का सलूशन। कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा, इस तरीके से हम लोग डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा है। तो प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा, फर्स्ट है संदर्भ, इस तरीके से लिखेंगे। संदर्भ में लिखेंगे यह प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी क्या है?
हमारी किताब का नाम है तो किताब का नाम आप लोगों को ब्लैक पेन से लिख देना है, ठीक है। सामान्य हिंदी के पवन द्योतिका मतलब कि पाठ्य का नाम है, तो पवन द्योतिका नामक पाठ्य से लिया गया है, इसको भी आप लोग ब्लैक पेन से कर देना ताकि चीज़ें अच्छे से दिखें और अच्छे लगें। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है, ये आप लोग लिख के आ जाना, इंपॉर्टेंट है, छोटा सा कितना आसान है यार, इस तरीके से आप लोग लिख लोगे, ठीक है। संदर्भ कैसे लिखा जाता है ये तो आप लोगों को आज की वीडियो में पता ही हो गया। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों, प्रस्तुत गद्यांश में कवि ने राधा की किस स्थिति का वर्णन किया है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विरहावस्था के कारण दुखी नायिका यानी राधा का वर्णन किया है। किसकी स्थिति, विरहा स्थिति, जिसके नयनों से आंसुओं की धारा बह रही है तथा मन को हर्षित एवं आनंदित करने वाली जो प्रातःकालीन पवन भी है वो भी नायिका को क्या कर रही है, दुखी कर रही है। नायिका की इसी स्थिति का वर्णन किया गया है इस पद्यांश में, समझ में आ गया, ठीक है भैया। इसको भी आप लोग इस तरीके से लिख दोगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विरहावस्था के कारण दुखी नायिका यानी राधा का वर्णन किया है, जिसके नयनों से आंसुओं की धारा बह रही है तथा मन को हर्षित एवं आनंदित करने वाली प्रातःकालीन पवन भी नायिका को दुख कर रही है, ठीक है। नायिका की इसी स्थिति का वर्णन कवि ने किया है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब हम लोग फटाफट के अंदाज में यहाँ पर इसका सोल्यूशन देख ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, ठीक है। नायिका ने पवन को क्रूर क्यों कहा। नायिका का मन खिन्न एवं उदास था, उसके नयन आंसुओं से भरे हुए थे। नायिका के इस दयनीय दशा में प्रातःकालीन पवन जब सभी में उमंग एवं उत्साह का संचार कर रही थी तब वह नायिका के लिए हृदय विदारक बनकर उसके दुख को बढ़ा रही थी, इसीलिए नायिका ने उसे क्रूर कहा। मेरे भाई सुबह की हवा किसको नहीं अच्छी लगती है, इसीलिए बोलते हैं सुबह में थोड़ा टहला करो, है ना, क्योंकि सुबह की जो हवा होती है, सुबह का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे राधा के लिए ये जो प्रातःकालीन पवन है यानी वायु है वो इसको क्या पहुंचा रही है, दुख पहुंचा रही है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये ऑलरेडी दुख अवस्था में है, और दुख अवस्था में जब ये दुखी अवस्था में है मेरे प्यारे भाइयों, तो कोई भी अगर दुखी अवस्था में हो तो उसको हर एक चीज़ बुरी ही लगेगी, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रस्तुत गद्यांश की रस योजना पर प्रकाश डालिए। तो प्रस्तुत पद्यांश में वियोग श्रृंगार रस है। क्यों वियोग श्रृंगार रस है, वियोग मतलब टूट जाना, वियोग मतलब टूट जाना, ठीक है। वियोग मतलब टूट जाना, वियोग मतलब जुड़ जाना, ठीक है। टूट जाना मतलब क्या हो गया कि राधा कृष्ण से क्या हो गई है मेरे भाई, बिछड़ गई हैं। तभी तो यहाँ पर देखो विरहावस्था लिखा है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विरहावस्था के कारण दुखी नायिका यानी राधा का वर्णन किया है ना भैया। बहुत आसान है यार, मैं सब कुछ बता दूंगा, बिल्कुल से भी घबराओ ना। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, ये हो गया। तो रस भी समझ में आ गया, प्रस्तुत पद्यांश में वियोग रस है, और इस पद्यांश में कवि ने नायिका की विरहावस्था का वर्णन किया है, ये तो बात समझ आ गई भैया, ठीक है। रेखांकित अंशों की व्याख्या कर दी, किस तरीके से रेखांकित अंश है ये मैंने आपको तो बता ही दिया है। बैठी खिन्ना मतलब जो हमारी नायिका है जिसको हमने राधा बोला है वो क्या है मेरे भाई, वह खिन्न मन से मतलब दुखी मन से अब एक दिन अपने घर में अकेली थी। तो वही चीज़ों को लिखना है कि कवि कहता है कि एक दिन जब राधा उदास खिन्न मन के साथ, ठीक है, घर में अकेली बैठी हुई थी और उसकी दोनों आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिर रहे थे। ये हमारा हो गया इसका सल्यूशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ से 10 नंबर कंप्लीट हो गया भैया। नेक्स्ट बात करते हैं, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जनन मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत उदान। भैया नौका विहार चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक हमारे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई ये भी, ठीक है। आइए इसमें हम लोग चर्चा करते हैं भैया कि ये क्या है, कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जनन मरण के आर पार, शाश्वत जीवन का नौका विहार, ठीक है। इन तीनों लाइनों का समझते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे कवि हैं मतलब सुमित्रा नंदन पंत जी, ये कहते हैं कि संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाला ईश्वर हे जग जीवन के कर्णधार, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि संसार के जीवन रूपी नौका को चलाने वाला ये कौन है, भगवान है, गॉड है।
जिस तरीके से एक नौका को कौन चलाता है, एक नौका को मेरे प्यारे दोस्तों कौन चलाता है, माझी। माझी का मतलब क्या होता है, नाव को पार लगाने वाला, जो नौका को चलाता है, ठीक है, माझी, ठीक है, जो नौका को चलाता है वो कौन चलाता है, माझी चलाता है। उसी तरीके से ये जो जीवन रूपी नौका है, इसको कौन चला रहा है, इसको भगवान चला रहे हैं, भगवान, अल्लाह चला रहे हैं, ईश्वर चला रहे हैं, ठीक है, किस जो भी आप लोग बोल सको, ठीक है ना। समझ में आ गई बातें, समझ में आ गई भैया। तो ये जो जीवन रूपी नौका है, इसको चलाने वाले ईश्वर जीवन की गति में जो जन्म और मृत्यु का ये जो शाश्वत कर्म बनाए रखे हैं भैया। आज जीना, आज हम लोग जी रहे हैं, कल को हम लोग शहीद हो जाएंगे, मतलब मरेंगे, फिर कोई आएगा, फिर मरेगा, फिर कोई आएगा, फिर मरेगा, इस तरीके से चिर जनन, जनन, जनन मतलब जीवन, मरण का मतलब मरण के आर पार, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर इस जीवन की गति में, इस जीवन की गति में क्या बनाए, जो जन्म, जनन और मरण, ये जो जन्म और मृत्यु का शाश्वत कर्म बनाए रखे हैं, ठीक है, बनाए रखे हैं। जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर होता रहता है, ठीक है। इससे मेरे भाई जीवन रूपी जो नौका का विहार है वो हमेशा होता है। आज हम लोग जी रहे हैं, कल मरेंगे, कल कोई और आएगा, कल वो भी मरेगा, फिर कोई और आएगा, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर होता रहता है। नेक्स्ट, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमरत्व दान। इसमें कब ये कहते हैं मेरे भाई, कब क्या बोलते हैं, चिंतितशील होकर, चिंतनशील होकर, ठीक है, चिंतित होकर कहते हैं कि मैं अपना अस्तित्व का सत्ता, यानी अपने अस्तित्व भूल गया, ठीक है, अपना अस्तित्व भूल गया। जीवन की जो शाश्वतता है उसको जलधारा रूपी यह शाश्वत प्रमाण मुझे अमरत्व दान प्राप्त या प्रदान कर रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गई बातें, ओके। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसका हम लोग सोल्यूशन। तो वो पहला है हमारे पास मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बालकों, ये आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग देख सकते हो। उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है कविता के शीर्षक, मतलब पाठ का नाम और कवि का नाम। भैया कविता का शीर्षक है नौका विहार, मैंने पहले ही बता दिया। दूसरी बात, सुमित्रानंदन पंत जी इसके रचयिता है, ठीक है। नेक्स्ट, रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका ये जो रेखांकित अंश है, 2 लाइन अंडरलाइन किया हुआ है, इसका हम लोग क्या लिखना है, यहाँ पर अर्थ लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कवि कहते हैं कि चिंतनशील होकर मैं अपने अस्तित्व का सत्ता का ज्ञान भूल गया, या अपने अस्तित्व का ज्ञान भूल गया। जीवन की शाश्वत का जलधारा रूपी यह शाश्वत प्रमाण मुझे अमरत्व दान प्रदान करता है, ठीक है। यह हो गया हमारा। तीसरा, कर्णधार तथा शाश्वत शब्द का अर्थ क्या है। तो कर्णधार का मतलब होता है माझी। कर्णधार का शब्द का अर्थ है मेरे भाई माझी, जो कि क्या कर रहा है, नाव को पार लगाने वाला। तथा शाश्वत का मतलब होता है मेरे भाई सदा बना रहने वाला, या जो सदा से चला आ रहा हो। जैसे मृत्यु, जैसे जन्म और मृत्यु, ये सदा से चला आ रहा है, कि कभी रुका भी क्या, कभी ऐसा कोई आया है कि वो जन्म लिया और मरे ना भैया। ये एक इक्विलिब्रियम में है ना, आज मरेंगे, फिर कल को आएंगे, फिर मरेंगे, फिर कल को आएंगे, है ना। हम लोग नहीं आ सकते, मे भी हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता है कि हम मरेंगे तो आएंगे कि नहीं बाकी ये तो आप लोगों को पता है कि जन्म और मृत्यु एक दूसरे के क्या है, कोरिलेट है। कोरिलेट मतलब कोई अगर जीवित, अगर हम लोगों को जन्म मिला है तो मृत्यु हमारा होना निश्चित है। यही एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। जीवन की सत्य क्या है, मृत्यु, और कुछ नहीं है ना, ऐसा लोग बोलते हैं। चौथा है कि किस आदृश्य सत्ता की ओर पंत जी का संकेत है। तो पंत जी ने ईश्वर की आदृश्य सत्ता की ओर संकेत करते हुए कहा है कि ईश्वर रूपी नाविका जीवन रूपी नाविका को चलाता है। सिंपल सी बात यार, मैंने आपको बता दिया है ना कि भगवान ही हमारी इस जीवन रूपी नौका को, जिस तरीके से एक नौका कौन चलाता है, माझी चलाता है, यानी नाव को जो पार लगाने वाला होता है, ड्राइवर जिसको बोलते हैं, नाव को चलाने वाला, ठीक है। जैसे किसी नाव को बैठा करके उसको पार कराने में कौन हेल्प करता है, माझी। तो उसी तरीके से जो हमारे भगवान है वो इस जीवन रूपी नौका को चला रहे हैं, ठीक है। पांचवा प्रश्न है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बालकों, जग जीवन के कर्मधार का आशय स्पष्ट कीजिए। तो जग जीवन के कर्णधार, यहाँ पर कर्मधार नहीं है, कर्णधार है, ठीक है, या कर्मधार ही लिख दियो तो कोई बात नहीं है। जग जीवन के कर्णधार का आशय संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर से है, जो जीवन की गति में जन्म व मृत्यु का शाश्वत नियम बनाए रखे हैं। शाश्वत का मतलब जो ये सदा से चला आ रहा है। अभी मैंने आप बताया ना, शाश्वत शब्द का क्या है, सदा बना रहने वाला, जैसे जन्म और मृत्यु है, ठीक है भैया, समझ में आ गई, ठीक है।
अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अब यहाँ पे आती हैं 5 नंबर। अभी 10 नंबर आप लोगों का कंप्लीट होने वाला। अभी तो आपने 20 नंबर कंप्लीट किया, 20 नंबर कैसे अब आप यहाँ से आप लोगों का कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपने गद्यांश को पढ़ा, आपने यहाँ से गद्यांश को पढ़ लिया और पद्यांश को भी पढ़ लिया और पद्यांश को भी पढ़ लिया, तो टोटल यहाँ से आपका 20 नंबर कंप्लीट होता है। ठीक है, ठीक है, 20 और 10 30 नंबर आपने यहाँ पर कर लिया, क्योंकि 10 नंबर का MCQ आता है और 20 नंबर का ये। अब हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 10 नंबर की बात है, ठीक है, जिसमें हम लोग लिखेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप लोग वासुदेव शरण अग्रवाल जी का देख सकते हो। ठीक है, तो किसी का भी हम लोग यहाँ पर फटाफट के अंदाज में देख लेंगे इस तरीके से। तो देखो इस तरीके से है हमारे पास चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक के साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अच्छा, किसी एक लेखक, 3 आप लोगों का मिलेगा, केवल एक का लिखना है। और क्या लिखना है? साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो कैसे लिखना है मेरे भाई? इस तरीके के क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को अभी जस्ट 1 सेकंड में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे रहे वासुदेव शरण अग्रवाल जी, जिनका जीवन परिचय हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों से क्या बोला है? साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो ये होता है संक्षिप्त जीवन परिचय, इसको आप लोग याद रखना। यहाँ पर इस तरीके से प्रश्नोत्तर क्रमांक ऊपर डालेंगे मेरे प्यारे दोस्त, जैसे कि प्रश्नोत्तर क्या है? चौथा का, यहाँ पर देखो थर्ड वाला है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या चौथा का थर्ड, यहाँ पर का के जगह पर क्या लिख देंगे? थर्ड वाला लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर देखो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो यह होता है संक्षिप्त जीवन परिचय, ये ट्रिक होता है मेरे भाई। इसको अगर आपने याद रख लिया है और साहित्य के बारे में कुछ छोटी छोटी चीज़ों को याद रख लिया है, तो आप लोग आराम से लिख दोगे। कैसे लिखोगे? देखो यहाँ पर लिखोगे, सबसे पहले जन्म याद होना चाहिए, 1904 ईस्वी में जन्म स्थान मेरठ के खेड़ा नामक, उपाधि क्या है? PhD है, और MA भी किए थे इन्होंने, DLIT भी की थी। ठीक है, वो कहाँ से? लखनऊ विश्वविद्यालय से। भाषा क्या है? खड़ी बोली। इनकी शैली क्या है? विचारात्मक और व्याख्यात्मक। इनका जो प्रमुख रचना है पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता है। मृत्यु 1967 ईस्वी में होता है। साहित्य में इनका जो स्थान था, निबंधकार, टीकाकार, साहित्य ग्रंथों के कुशल संपादक भी थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर जीवन परिचय भी देख सकते हो ये। लेकिन हम लोग क्या बात करेंगे भैया? साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय नहीं पूछा तो ये आप लोग मत लिखना, ये आप लोग इतना लिख देना और डायरेक्ट साहित्य के बारे में लिखना, साहित्यिक परिचय इनका लिख देना। साहित्यिक परिचय बस ये आप लोग लिखना है इस तरीके से। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कविता लेख से अपना साहित्य प्रारंभ किया था। एक्चुअली ये हमारे जो चैप्टर में है वो गद्यांश लिखे हुए हैं, लेकिन इन्होंने सबसे पहले साहित्य में क्या लिखा था? साहित्य लेख में इन्होंने क्या लिखा था? सबसे पहले काव्य लिखा था, कविता लिखी थी इन्होंने, कविता। ठीक है, कविता से अपना साहित्य प्रारंभ किया। या लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक के तौर पर भी काम किया और केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है ना, इन्होंने हिंदी साहित्य के गद्य एवं पद्य दोनों में अपनी छाप छोड़ी है। इनकी भाषा खड़ी बोली थी। इनकी भाषा क्या थी? खड़ी बोली थी। मतलब इन्होंने जो भी रचनाएं की हैं या जो भी इन्होंने लिखा है, ठीक है, वो सभी क्या है? खड़ी बोली में लिखा हुआ है। ठीक है, इनकी कृतियाँ जैसे हैं माता भूमि हो गया, भारत की एकता हो गई, पृथ्वी पुत्र हो गई और कल्प वृक्ष हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग साहित्यिक परिचय भी लिख दिया और यहाँ पर क्या हमने लिख दिया है मेरे भाई? कृतियाँ भी लिख दी। ठीक है, तो अगर ये आप लोगों को याद है तो जीवन परिचय आप लोग बहुत आराम से लिख सकते हो। चाहो तो यहाँ पर इस तरीके से अगर जीवन परिचय भी लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर तो उतने ही मिलने वाले हैं, 5 ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट आप लोगों से जब यहाँ पे क्या पूछा है मेरे भाई? साहित्यिक परिचय पूछा है। ठीक है, तो आप लोग यही लिखोगे, साहित्यिक परिचय ही लिखोगे इस तरीके से, साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियाँ। लेकिन ये जो है ये कॉमन है, ये आप लोग सब में लिखोगे। ये संक्षिप्त जीवन परिचय होता है। ठीक है, ऊपर डालोगे हेडिंग, यहाँ पर संक्षिप्त जीवन परिचय और इस चीज़ को लिख दोगे। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक कवि के लिए है जो कि हमारे पास है महादेवी वर्मा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा जी है। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग कैसे लिखेंगे? सिंपल, जैसे कि हमारा है, मान लो प्रश्नोत्तर नंबर 5वां का है और का खा गा 3 ठो दिया हुआ है, 3 ठो में से आप लोगों को एक करना है। तो मान लो खा वाला जो है वो है महादेवी वर्मा जी का, तो इस तरीके से लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5वां का खा और महादेवी वर्मा। जन्म है 1907 ईस्वी, जन्म स्थान है फर्रुखाबाद, पिता का नाम है श्री गोविंद साह, माता का नाम है श्रीमती हेमरानी, भाषा है संस्कृत, निष्ठ खड़ी बोली। मतलब मेरे भाई खड़ी बोली के साथ साथ संस्कृत भी यूज कर रही है। नेक्स्ट, इनकी जो शैली है वो है विचारात्मक, भावात्मक और प्रमुख रचनाएं हैं यामा, दीपशिखा, नीरजा, मृत्यु 1987 ईस्वी में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया संक्षिप्त जीवन परिचय। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इनके जीवन परिचय या जो भी हो गया। तो जीवन परिचय में यही चीज़ों को लिखना है। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके माता का नाम हेमरानी तथा पिता का नाम गोविंद सहाय था। महादेवी वर्मा जी ने मात्र 7 साल की उम्र में ही कविता लिखना शुरू कर दी थी। वर्मा जी ने इंदौर के मिशन स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा हासिल की।
ठीक है। और फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत साहित्य में किया और सन 1987 ईस्वी में इस महान काव्यत्री का निधन हो गया। यहाँ पर लेखिका मत लिखना, क्योंकि लेखिका किसके लिए लिखा जाता है, जब उन्होंने गद्यांश की रचना की हो। इन्होंने गद्यांश को भी लिखा है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो क्या है, वो पद्यांश लिखी है ये, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पद्यांश से लिखेंगे भैया, सॉरी पद्यांश के लिए काव्यत्री लिखेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गई बातें। ओके, नेक्स्ट साहित्यिक बच्चे। तो देखो, हिंदी साहित्य की दुनिया में वर्मा जी का एक अलग पहचान है। इन्होंने काव्य के साथ कई गद्य में भी उत्कृष्ट कोटि के संस्मरण, रेखा चित्र, निबंध एवं आलोचनाएं लिखी है। मतलब मेरे भाई, हमारे चैप्टर में क्या है, द काव्य है, लेकिन उन्होंने कई गद्य में भी उत्कृष्ट कोटि मतलब अच्छी चीज लिखी है, जैसे है संस्मरण है, जैसे रेखा चित्र हो गया, निबंध हो गया, और आलोचनाएं भी इन्होंने लिखी हैं, ठीक है। इनके रचनाओं में संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में विचारात्मक एवं भावात्मक बातें दिखती हैं। वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। इनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार, किसके लिए, यामा कविता के लेखन पर, ठीक है। और यामा में 4 कविताएं संग्रह है, जैसे निहार हो गया, नीरजा हो गया, रसिम हो गया और संध्या गीत हो गया, ठीक है। तो जो हमारा नीरजा है मेरे भाई, इसके लिए इनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सॉरी यामा, ठीक है। और यामा में कितनी कविताएं हैं, 4 कविताएं हैं, निहार, नीरजा, रसिम और संध्या शामिल है, ठीक है। इसके अलावा इन्हें पद्म भूषण और भारत भारती पुरस्कार आदि पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। ये मैंने अभी आपको एमसीक्यू में भी कराया था कि भारत भारती पुरस्कार किसके लिए है, तो काव्य के लिए है। काव्य कौन है हमारा, यामा है, मैंने आपको वहाँ पर बताया भी था। नेक्स्ट कृतियाँ इनका क्या है, नीरजा है, दीपशिखा है, पथ के साथी आदि। ये आप लोग लिख देना इस तरीके से, अब यहाँ से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों कवि और लेखक का जीवन परिचय, ठीक है। फटाफट के अंदाज में हम यहाँ पर आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो इस तरीके से। ये होता है संक्षिप्त जीवन परिचय, ये होता है संक्षिप्त जीवन परिचय। तो वहाँ पर मैंने आपको बता दिया कैसे पेपर में लिखोगे, बाकी ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलो, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। इसको मैं आप लोगों को अब नहीं बताऊँगा, फटाफट से हम लोग आगे चलते हैं। ये हो गया, समझ में आ गया बातें, ओके। ये ले लो, इस रोक करके वीडियो को पॉज करके लिख लो, ठीक है। ये कंप्लीट है मेरे प्यारे भाई को, ओके। स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है। कंप्लीट हो गया ना, ओके। तो हमने यहाँ पर दो देखा। सबसे पहले हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का देखा और वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का मैंने आपको कॉपी में भी लिख करके बताया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, इस तरीके से देखो, चौथा क्वेश्चन हमारे पास है इस तरीके से, चौथे का खा ये, निम्नलिखित में से किसी एक कवि की साहित्यिक परिचय। इस तरीके से 3 दिया जाएगा, इस 3 में आप लोगों को क्या लिखना है मेरे भाई, किन्हीं 2 का। तो अगर वर्मा जी का और हरिऔध जी का तैयार कर लेना, पक्का इसी में से ही आएगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमने वर्मा जी को समझा ही दिया, हरिऔध जी का एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। और रिवाइज क्या करवाना है इसमें, सब आसान ही है यार, क्या है भैया। नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, जन्म 1865, निजामाबाद, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1947। साहित्य युग जो इनका था वो क्या था, द्विवेदी युग। मुख्य कविताएं इनकी कविता है, महाकाव्य है, ठीक है। मुख्य जो विधाएं इनकी क्या है, कविता है, महाकाव्य है, खड़ी बोली, इस तरीके से खड़ी बोली हिंदी का प्रचार, ठीक है। उपाधि जो है इनका, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि। जो हमारे हरिऔध जी हैं वो हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। ये हो गया भैया इनका जीवन परिचय, इस तरीके से लिख देना। और ये हो गया साहित्यिक परिचय, ये इनके कुछ कृतियाँ हैं, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और परिजात, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में। अब हमारे पास आता है मेरे प्यारे एवं नन्हे मुन्ने बालकों भाइयों, वो है ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट। ये मेरे भाई हमेशा आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो कोई एक तैयार कर लेना। मैं यहाँ पर आप लोगों को पंचलाइट बता दे रहा हूँ। पंचलाइट कहानी में कुछ होता नहीं है विशेष, यहाँ पे मेरे भाई 2 लोग होते हैं, एक होता है मुनरी, जो कि एक लड़की है, भैया नाम से ही पता चल रहा है मुनरी। और एक कौन है, एक होता है गोधन, आई थिंक मुझे लग रहा है ना, गोधन ही होता है, गोधन होता है, ये होता है लड़का। ये दोनों मेरे भाई एक गांव में रहते थे, ठीक है। ये गांव एक विहार, आप लोगों को पता है ना, विहार, ठीक है। बिहार के एक गांव का यहाँ पर चरित्र चित्रण है। गांव में 2 लोग रहते थे, मुनरी और गोधन। ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, ठीक है, एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन एक दूसरे से नहीं प्रेम करते थे। ये गोधन केवल इससे प्रेम करता था, लेकिन इसके दिल में, मुनरी के दिल में गोधन के लिए किसी भी प्रकार से कोई कुछ भी नहीं था, ठीक है। फिलहाल भैया आप मुझे प्रेम यहाँ पे बता रहे हो, प्रेम क्या होता है, हम लोग प्रेम में एकदम पागल हो गए हैं, है ना। ठीक है, तो ये गोधन मुनरी से प्रेम करता है। अच्छा, तो पहले के ज़माने में क्या होता था मेरे
प्यारे भाइयों, पहले के ज़माने में ये गाँव की परंपरा के बिल्कुल विपरीत था, ठीक है। गाँव की परंपरा के बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि ये इससे प्रेम करता था, ठीक है। तो क्या होता था कि पहले सरपंच हुआ करते थे या तो गांव की जो पंचायत हुआ करती थी, एक दिन पंचायत रखी या मुन्नरी अपने माँ से बोल देती है कि गोधन हमको मतलब देख करके ऐसे गाना गाता हुआ जाता था, ठीक है। ये गोधन इसके जैसे घर से गुजरता था, इसके घर से द्वारा पर से, जैसे बोलते हैं ना गाँव में द्वारा, ठीक है। तो द्वारा पर से जब इसके जाता था, मतलब उस घर के सामने से जब जाता था तो वो गाना गाते हुए जाता था, ठीक है। कौन? गोधन, ठीक है। तो एक दिन मुन्नरी ने अपनी मम्मी से बोल दिया, ठीक है। और जो उसकी मम्मी है मुन्नरी की, ठीक है, वो क्या करती, वो पंचायतों से शिकायत कर दी। पंचायतों से जब शिकायत कर दी तो गाँव में एक पंचायत रखी गई और उस दिन गाँव सबके सबके मतलब चूँकि ये गाँव के परंपरा के अनुकूल नहीं था मेरे भाई, इसीलिए जो गोधन है इसको क्या कर दिया गया, इसको वहाँ से भगा दिया गया, मतलब निष्कासित कर दिया गया अपने गाँव से, ठीक है। तब ये गाँव वाले एक दिन पंचलाइट लाते हैं, इसलिए उसी पर ये पड़ा है पंचलाइट का मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पेट्रोमैक्स का मतलब लालटेन, ठीक है। पहले ज़माना में होता था ना लालटेन, ठीक है, जो कांच को सफा करके फिर डेली सजौती जलाया जाता था। सजौती का मतलब जो शाम हो जाती थी, सजौती का मतलब देसी भाषा में मैं बता रहा हूँ यार, क्योंकि यूपी बोर्ड में ज़्यादातर देसी बच्चे ही होंगे, है ना। सजौती को उनको पता होगा कि सजौतियाँ जला दो, है ना। शाम को जो दीपक जलाया जाता है उसको बोलते हैं सजावटी, सिंपल वे में, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है मेरे भाई। तो पंचलाइट लाते हैं गाँव वाले। अभी इस पंचलाइट को चूँकि गाँव वाले अनपढ़ थे सब, ठीक है, लेकिन पंचलाइट जलाना इस गोधन को आता था। अब मेरे प्यारे दोस्तों, चूँकि एक पंचलाइट आया तो कोई इसके जलाना नहीं जानता था, और गाँव वाले बहुत खुश थे, भैया आज पंचलाइट आई है, आज मतलब लालटेन आया है नया, और आज पूरे गाँव में उजाला हो जाएगा, है ना। किसी एक घर पे होता पूरा एकदम, गाँव वाले सब खुश थे, एकदम मगन थे उसी में, है ना। तो अब पंचलाइट को कोई जलाना जानता ही नहीं था, तो कोई जलाना नहीं जानता था, तो मुरारी को पता चला कि गाँव में पंचलाइट आया है। तब इसने सरपंच के गाँव के पंचायत से बताया कि पंचलाइट को जलाना गोधन जानता है। कौन? गोधन पंचलाइट को जलाना जानता है। फिर उसके बाद यहाँ पर गोधन को गाँव के पंचायत बुलाती है, सरपंच जी बुलाते हैं, और फिर वो इससे जला देता है। और फिर जो भी गोधन के लिए उस गाँव में जो भी उसकी वो रहती थी मेरे प्यारे दोस्तों, नाराजगी गाँव वालों की, ठीक है, वो वहाँ से ख़त्म हो जाती है जब ये गोधन पंचलाइट को जला देता है, और इस तरीके से खुशहाल तरीके से सब लोग रहने लगते हैं, ठीक है। बस यही है, मैंने आपको कहानी बता दिया, क्योंकि ये सब बताने से याद हो जाता है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता दिया। क्योंकि मैं जब अपना 12th का पेपर दिया था ना, तो मैं अपने पापा से बोल करके इसको, ठीक है, मैंने अपने पापा से बोल करके इसको तैयार कर लिया था इस तरीके से, ठीक है। तो कोई बोलता है तो तैयार हो जाता है। मैंने यहाँ तक की कहानी बता दी, तो देखो वही चीज़ें लिखी गई हैं। पंचलाइट जो है वो प्रसिद्ध हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई है, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई है मेरे भाई पंचलाइट कहानी? फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा, ठीक है। यह एक लोकप्रिय कहानी है। यह कहानी उनके ग्रामीण जीवन के गहरे अनुभवों और लोक संस्कृति के चित्रण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कहानी बिहार के एक गांव की है मेरे भाई, जहां एक पंचलाइट यानी पेट्रोमैक्स लैम्प, जिसको बोलते हैं लालटेन, आई है, लेकिन कोई भी इसे जलाना नहीं जानता है। गांव के लोग बहुत उत्साहित थे, मैंने आपको बता दिया सब कुछ, पूरा बता दिया, ठीक है। लेकिन समस्या यह है कि इसे जलाने के लिए किसी को इसकी तकनीक नहीं आती, ठीक है। गांव में गोधन नाम का एक युवक था जिसे पंचलाइट जलाना आता था, लेकिन वह गांव की पंचायत से बाहर कर दिया गया। इसका कारण यह है कि वह गांव की लड़की मुनरी से प्रेम करता था, जो उस समय के ग्रामीण परंपराओं की विरुद्ध था। जब पंचलाइट जलाने की समस्या आती है, तब गांव वालों को मजबूरी में गोधन को बुलाना पड़ता है। गोधन पंचलाइट जलाने में सफल हो जाता है, और अंत में गांव वालों की नाराजगी भी खत्म हो जाती है, और मुनरी भी गोधन को देख करके बहुत ज़्यादा खुश होती है। और जब हंसी तो फंसी, ये तो बात समझ में ही आ रही है आपको, ठीक है। भैया क्या बातें कर रहे हो आप, क्या बातें कर रहे हो, पेपर मेरा नज़दीक है, हंसी और फंसी आप बात कर रहे हो, है ना। तो देखो छठा क्वेश्चन है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे और नन्हे मुन्ने बालकों, इसका अधिकतम शब्द सीमा क्या आते हैं ना, 80 शब्द है, और 5 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो देखो ये आपके जिला वाइज होते हैं, ये आपके जिला अनुसार होता है, ये मैं एक वीडियो अनुसार होता है, इसके लिए मैं एक वीडियो ले आऊँगा किस जिला में क्या है, और सोल्यूशन करवा दूंगा। तो 5 नंबर इसको आप लोग सेल्फ स्टडी करके तैयार कर लेना प्लीज़, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों, अपठित गद्यांश, ये कहीं से भी आ सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर झूठ में किसी प्रकार से कोई गद्यांश नहीं लिखा। कोई भी गद्यांश आएगा जैसे हमारे हिंदी में है उसी तरीके से आएगा, और उसी में से क्वेश्चन हम लोग पूछे जाएंगे, और उनको हम लोगों को यहाँ पर बताना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल आप लोग घबराइए मत, ठीक है। तो ये भी यहाँ से 5 नंबर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। 5 उसमें से आप लोगों को देखो,
दो नंबर के दो क्वेश्चन रहेंगे, 2 दूनी 4 और एक क्वेश्चन आप लोगों का 1 नंबर का रहेगा। तो टोटल 3 क्वेश्चन रहते हैं अपठित गद्यांश वाले में, ठीक है। और वहाँ पे सिंपल आप लोगों को 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आसान है, आप लोग गद्यांश को सबसे पहले पढ़ना, फिर क्वेश्चन पढ़ना और फिर उसका आंसर लिखना, लिख लोगे। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा उम्मीद है मेरे भाई, जिस तरीके से मैंने एक चीज़ वहाँ पर बताया है रिलेट करके क्वेश्चन को, कि कैसे क्वेश्चन को ढूंढें गद्यांश में, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसलिए बोल रहा हूँ पूरा वीडियो को एंड तक देखो, बहुत मजा आने वाला है। अब यहाँ से हमारा मेरे भाई, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये जो हिंदी का पेपर होता है ये 2 खंडों में विभाजित होता है, खंड का और खंड खा। खंड का यहाँ तक था, अब स्टार्ट होता है खंड खा। सबसे पहले हमारा आता है संस्कृत, जो कि सभी बच्चों को डर लगता है, ठीक है। तो संस्कृत में सबसे पहले आता है मेरे भाई, इसमें भी गद्यांश पद्यांश आते हैं। सिंपल यहाँ पे क्या करना रहता है, अनुवाद करना रहता है और संस्कृत में संदर्भ लिखना रहता है, संदर्भ, ठीक है। संदर्भ तो पता ही है। तो 2 नंबर का संदर्भ आता है, 5 नंबर का हिंदी में हुआ, टोटल 7 नंबर मिलते हैं। तो 7 7 14 नंबर अभी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं बस 5 मिनट में। देखो, निम्नलिखित अवतरणों यानी गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला हमारे पास है, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणच्च सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयं श्रुतिमाधुर्य वर्तते किं बहुना चरित्र निर्माणार्थ यदृशीं सत्प्रेरणां संस्कृत वाडम्यं ददति न तदृशीं किच्चिदेन्ते मूलभूतानां मानवीयगुणानां यदृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तदृशी दया दानं शौचम औदार्यम् अनसूया क्षमा अन्ये चाणके गुणः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन सज्जयन्ते, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। इस तरीके से आप लोग सबसे पहले पढ़ना है। इसका अनुवाद सिंपल आप लोगों को यार सिंपल यहीं से रिलेट करके लिख देना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखो, संस्कृत साहित्य रसपूर्ण तथा सुनिश्चित व्याकरण वाला है, ठीक है। संस्कृत साहित्य सरसम मतलब मेरे प्यारे बहुत रसपूर्ण, ठीक है, तथा सुनिश्चित व्याकरण वाला है, ठीक है। ये हो गया। तस्य गद्य पद्य मतलब तस्य मतलब उसके गद्य पद्य 4 लालित्य, उसके गद्य पद्य क्या है मेरे भाई, एकदम उसमें लालित्य है, ठीक है, लालित्य भाव, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे देखो इस तरीके से, उसके गद्य एवं पद्य में लालित्य भाव अभिव्यक्त की शक्ति और अद्वितीय श्रुति माधुर्य है। अधिक क्या कहा जाए किम बहुना मतलब अधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माणार्थ यदृशीं तत्प्रेरणां संस्कृत वाडम्यं ददति न तदृशीं। इसका मतलब है मेरे भाई, अधिक क्या कहा जाए संस्कृत साहित्य चरित्र निर्माण के लिए, चरित्र निर्माणार्थानाम, ठीक है, चरित्र निर्माण के लिए जिस प्रकार की अच्छी प्रेरणा प्रदान करता है वैसी कोई और नहीं करता, ठीक है, वैसा कोई और नहीं करता। नेक्स्ट, संस्कृत साहित्य में मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यदृशीं विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, ठीक है। यहाँ पर ये कहने का मतलब है मेरे भाई, वैसा और कहीं नहीं है। संस्कृत साहित्य में मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना और कहीं किसी विषय में नहीं है, ठीक है, जैसी अन्यत्र नहीं है, इसके जैसा किसी में नहीं है ना, समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं, इस साहित्य के अध्ययन से, इस साहित्य के मतलब इस संस्कृत को पढ़ने से, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अस्य साहित्यस्य, ये नहीं है, यहाँ से देखो मानवीय गुण देखो, हाँ, नान्यत, ठीक है, देखो दया दानम शौचम, ठीक। तो यहाँ पर है कि देखो, यहाँ पे अगर हम लोग इसको इस संस्कृत में क्या है, इस संस्कृत में मानवीय गुणों की जैसी विवेचना की गई है, मतलब मानवीय गुण को कैसे रखना चाहिए वैसी और किसी में नहीं है। जैसे इस साहित्य के अध्ययन से मेरे भाई, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है अर्थात नानद तदृशी, ठीक है। इस साहित्य के अध्ययन से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे मन में दया आती है, दान आता है, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा तथा अन्य अनेक गुण उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है दया, नान्यस्य तदृशीं दया दानम शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा अन्य चाणके गुणः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन सज्जयन्ते, ठीक है। ये हो गया। तो आई होप कि ये भी आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब इसके संदर्भ भी लिखना था भैया। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका, जैसे वहाँ पर होता था प्रस्तुत पद्यांश हमारे किससे, सामान्य हिंदी के, ठीक है। तो यहाँ पर संस्कृत के लिए क्या लिखेंगे, संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्व पाठ्य से लिया गया है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। तो ये यहाँ से हमारा
कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी अच्छा लगा होगा। अच्छा, अब इसको कैसे लिखना है मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसको कॉपी में लिख करके बता दे रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास ये है मेरे भाई खंड खा, इस तरीके से देखेंगे प्रस्तुत संख्या 8वां का खा, ठीक है। इस तरीके से देखो संदर्भ, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्वपूर्ण पाठ से लिया गया है। ये हो गया 2 नंबर, इस पे मिलेंगे। इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। अनुवाद इस तरीके से हेडिंग डालोगे, संस्कृत साहित्य रसपूर्ण तथा सुनिश्चित व्याकरण वाला है, उसके गद्य एवं पद्य में लालित्य भाव अभिव्यक्ति की शक्ति और अद्वितीय श्रुति माधुर्य है। अधिक क्या कहा जाए, अधिक क्या कहा जाए, संस्कृत साहित्य चरित्र निर्माण के लिए जिस प्रकार की अच्छी प्रेरणा प्रदान करता है या अच्छी प्रेरणा देती है वैसी कोई और नहीं करता। संस्कृत साहित्य में मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना है वैसी अन्यत्र में नहीं है, ठीक है। इस साहित्य के अध्ययन से दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना और क्षमा अन्य अनेक, ठीक है, गुण उत्पन्न होते हैं। समझ में गई? तो ये हम लोगों को यहाँ पर इस तरीके से लिख देना है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे भाइयों तो आता है हमारे पास ये, ठीक है, 2 है, ये भी है हमारे पास, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ये दूसरा है अथवा करके है, मैं इसको भी यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करवा दे रहा हूँ। पंचशीलमिति शिष्टाचार विषयक सिद्धांत महात्मा गौतम बुद्ध एतान पच्चपि, ठीक है, पच्चपि सिद्धांतन पंचशीलमिति नमना स्वशीलान शास्ति अस्म अत एवं शब्द अधुनापि तथ्य स्वीकृति इमे सिद्धांता क्रमेण एवं संति, जैसे अहिंसा, सत्यम, असत्यम, प्रमाद, ब्रह्मचार्य मितम, ठीक है। तो इसका हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग अनुवाद करेंगे। अनुवाद कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई, अनुवाद कैसे करेंगे, अनुवाद यहाँ पर करके बताया गया है। जैसे संदर्भ है, ठीक है, संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के पंचशील सिद्धांत नामक पाठ से लिया गया है। अनुवाद इस तरीके से लिखेंगे, पंचशील शिष्टाचार से संबंधित सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध पंचशील नामक इन 5 सिद्धांतों को अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं, ठीक है, उपदेश देते हैं। इसीलिए यह शब्द आज भी उसी रूप में स्वीकारा गया है। ये सिद्धांत क्रम से इस प्रकार के, जब पहला है अहिंसा, ठीक है, तो अहिंसा, प्रमाद ना कर, देखो ये है चौथे वाले का है अप्रमाद, मतलब प्रमाद ना करना, ठीक है। ये देखो ये है हमारे पास सत्यम का मतलब क्या हो गया, सत्य, ठीक है। 5वां है ब्रह्मचार्य इति, मतलब ब्रह्मचार्य। तीसरा है मेरे पे असत्यम का मतलब चोरी न करना, असत्यम का मतलब चोरी न करना। तो ये हमारा हो गया कुछ इसका अनुवाद, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अनुवाद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, इसी में होता है खा वाला, 8वां का खा। तो दिए गए पद्यांश या श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ दो दिया जाएगा, एक ही करना है, ठीक है। दो दिया जाएगा, एक करना है। सुखार्तनी कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनी सुखम, सुखार्थी वा त्याजेद विद्यम, विद्यार्थी वा त्याजेद सुखम, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बालकों, सबसे पहले समझना इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो इसका संदर्भ में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है, ठीक है। ये तो आप लोगों को लिख देना है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर इसके अनुवाद पर बात करने वाले हैं। तो इसका अनुवाद हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे मेरे भाई यहाँ पर देख सकते हो, सुखार्तनी कुतो विद्यार्थिनी सुखम। मेरे भाई यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है, इस पंक्ति का कहने का मतलब ये है कि सुख चाहने वाले यानी सुखार्थी, सुख चाहने वाले यानी सुखार्थी को विद्या कहाँ, सुखार्थी का मतलब होता है सुख चाहने वाले, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सुखार्थी, ठीक है। सुखार्थी को कुतो विद्या, कहाँ विद्या, और कुतो विद्यार्थिनी सुखम हो, कहाँ विद्यार्थी को सुख है, मतलब विद्यार्थी को कहाँ सुख है और कहाँ सुख करने वाले को विद्या मिल रहा है भैया। सुखार्थी व त्याजेत विद्यम, सुखार्थी जो सुखार्थी है वो त्याजेत मतलब त्याग दे, किसको, विद्या को, वो विद्या को त्याग दे। और विद्यार्थी व त्याजेत सुखम, और अगर विद्यार्थी आप हैं तो आप लोग क्या त्याग दो, सुख को त्याग दो भैया, आप लोग सुख को त्याग दो। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल वे में लिखेंगे कि सुख चाहने वाले सुखार्थी को विद्या कहाँ, तथा विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ, सुख की इच्छा रखने वाले विद्या सुख की इच्छा, सुखार्थी व तेजे आदि विद्या, अगर सुख की इच्छा रखने वाले
को आप लोगों को विद्या को त्याग देनी है, और अगर आप लोगों को विद्या की इच्छा रखनी है तो अपने सुख को त्याग देनी चाहिए। ये पंक्ति का कहने का मतलब है, ठीक है। ओके, दूसरा इसी में काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा, ठीक है। इसका भी आप लोग पद्यांश ऐसे लिखोगे, सॉरी संदर्भ ऐसे लिखोगे कि प्रस्तुत है पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक है संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी चैप्टर से, सुभाषित रत्नानी पाठ्य से लिया गया है। अनुवाद में लिखोगे, बुद्धिमान लोगों का समय काव्य एवं शास्त्रों को आनंद लेने में व्यतीत तो होता है, और मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों में यानी सोने में, झगड़ा झंझट में व्यतीत होता है। मैंने बहुत देसी भाषा में लिखा, झगड़ा झंझट में व्यतीत होने में। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता, मतलब जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय किस में बीतता है, काव्य शास्त्रों में बीतता है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं मेरे प्यारे भाइयों, जो गंदे लोग होते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, उनका कहाँ पर निद्रा, मतलब नींद में, कलह मतलब झगड़ा उगड़ा करने में, इस तरीके से व्यसनेन, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं भैया। अब हमारे पास यहाँ पे व्याकरण वाली चीज़ें आती हैं, जल्दी जल्दी मैं इसको बता दे रहा हूँ। 10वां, इस तरीके से 10वां नहीं 9वां प्रश्न है कहीं पे, ठीक है। ये 8वां हो गया, 8वां का खा, 8वां का खा, ये 9वां प्रश्न है। इस तरीके से देखो 9वां प्रश्न आता है, इसको मैंने ये छूट गया था। तो निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए, आप लोगों के पास इस तरीके से 4 आएंगे, 4 में से किसी एक का आप लोगों को क्या करना है, उसका अर्थ लिखना है, उसका अर्थ लिखना है और उसको अपने वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर चारों को आप लोगों को फटाफट से बता दूंगा। जैसा पहला है मेरे भाई को गाल बजाना, गाल बजाना, इसका यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा। ये है अर्थ, अर्थ है गाल बजाना मतलब डींग मारना। अच्छा, अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, जिनको कुछ नहीं आता वही ज़्यादा गाल बजाते हैं। और ये तो आप लोगों को पता ही है बहुत अच्छे से कि जिनको कुछ नहीं आता, क्लास में आप लोग देखते हो कि जिनको कुछ नहीं आता वो बहुत ज़्यादा डींग मारते हैं, है ना। तो ये उन्हीं लोगों के बारे में यहाँ पर हम बताया गया है, उनको बोलते हैं गाल बजाना। इसको अगर हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन देखें कॉपी पे कैसे लिखेंगे, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर फटाफट से बता दे रहा हूँ। देखो ये हमारे पास कॉपी, इस तरीके से लिखेंगे प्रश्नोत्तर 9वां, और इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट गाल बजाना। गाल बजाना का इसका अर्थ लिखेंगे डींग मारना। अब वाक्य प्रयोग, जिनको कुछ नहीं आता वही ज़्यादा गाल बजाते हैं। दूसरा है ईद का चाँद होना, इसका अर्थ है कभी कभी दर्शन देना। वाक्य प्रयोग कैसे होगा, नौकरी लगने के बाद तो मेरा मित्र ईद का चाँद हो गया, या शादी होने के बाद मेरा मित्र ईद का चाँद हो गया, मतलब वो घर से बाहर निकल ही नहीं रहा है। नेक्स्ट, उंगलियों पर नचाना मतलब इच्छा अनुसार काम कराना, इसका अर्थ हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, वाक्य प्रयोग में गोपियाँ माखन के लिए कान्हा को उंगलियों पर नचाती थी, ये होगा। चौथा क्वेश्चन है कान पकड़ना, अर्थ है गलती मान लेना, ठीक है। वाक्य क्या है भैया, वाक्य प्रयोग गलती होने पर कान पकड़कर उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर 9वां प्रश्न, ठीक है। तो 10वां प्रश्न क्या भैया, 10वां प्रश्न है इस तरीके से संधि विच्छेद, संधि विच्छेद करना है। फर्स्ट है भवनम, भवनम का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो संधि विच्छेद है मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट से कमेंट बॉक्स में अब तक कमेंट आ जाना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 कमेंट आ जाना चाहिए। बोधस अनम, ठीक है। तो बोधस अनम कौन है, बोधस अनम, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे, प्रश्न संख्या 10वां का प्रश्न संख्या 10वां का कौन है मेरे भाई, भवनम का संधि विच्छेद भो धन अनम, भो धन अनम भवनम, ठीक है, भवनम। नेक्स्ट, सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य धन उदय, ठीक है। तो यहाँ पर कौन ऑप्शन सही है, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, ठीक है, सूर्य धन उदय, ये हो गया सूर्योदय का, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षालय, भाई कितना इंपॉर्टेंट है यार, शिक्षालय है, ठीक है। तो शिक्षालय का कौन होगा, शिक्ष धन आलय, है ना, ये हो गया बिल्कुल गलत यार, बहुत सारे बच्चे ये गलत करके आते हैं, शिक्ष धन आलय, शिक्षालय, शिक्षालय ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो क्या है, शिक्षालय है, क्या हो जाएगा, शिक्ष धन लय है, शिक्ष धन लय, ठीक है, समझ में आ गया बातें। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा शिक्ष धन अलय, मतलब शिक्षालय, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, और अब इसी में खा वाला है मेरे भाई, निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन लिखना है। जैसे यहाँ पर है राज्ञा, राज्ञा का है, तो ये कौन सा यहाँ पर इसका विभक्ति क्या है और वचन क्या है, द्वितीय या बहुवचन, द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन है, पंचमी विभक्ति है, एक वचन है भैया,
तृतीय विभक्ति है एक वचन है, या चतुर्थी विभक्ति है बहुवचन है। तो यहाँ पर जो राज्ञा है मेरे प्यारे भाइयों, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा गा वाला, है ना, वो है तृतीय और एक वचन, तृतीय विभक्ति है और एक वचन है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन राइट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच मौजूद है, नेक्स्ट क्वेश्चन मौजूद है दूसरा आत्मान है। ठीक है, आत्मान है। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं भैया, तो इसका जो राइट ऑप्शन है कौन सा विभक्ति है, प्रथम विभक्ति है, और यहाँ पर जो वचन है बहुवचन है। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर कर लेना है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। जैसे हमारे पास है तरंग, तुरंग, तरंग का मतलब क्या होता है, लहर। अब जहाँ पर भी लहर देख लो, पहले लहर यहाँ पर है और कहीं लहर दिखना है, तो ये वाला आप लोग खा वाला ऑप्शन यहाँ पर टिक कर देना, एकदम आराम से बिना सोचे समझे। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई भैया? लहर, तरंग का मतलब लहर है ना, और तुरंग का मतलब घोड़ा, घोड़ा। तो ये हो गया वही निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ। इस तरीके से दो शब्द दिए जाएंगे, उनका आप लोगों को इस तरीके से अर्थ चुन करके लिखना रहेगा। आपके पास आंसर रहेंगे 4। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है, अनिल और अनल, अनिल अनल, तो अनिल, अनिल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, वायु। तो वायु कौन है, वायु पहले में ही है, और तो कहीं अच्छा यहाँ पर भी हवा है ना। अनल, अनल का मतलब क्या होता है, आग होता है। तो वायु और आग, ये हमारा यहाँ से राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट खा वाला है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने मेरे प्यारे दोस्तों, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। 2 अर्थ लिखना है एक शब्द की। ठीक है, तो 3 हमारे पास 3 ऑप्शन है, किसी एक का लिखना रहेगा। जैसे हमारे पास क्या है, पहला है घर, या कनक, कनक का मतलब सोना, और धतूरा भी इसको लोग बोलते हैं, है ना, समझ में आ गई? तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पर लिख दोगे। जैसे प्रश्न नंबर 11वां का खा वाला है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 11वां का खा सेकंड वाला है, सेकंड वाला हमने लिखा है कनक, कनक का सोना और धतूरा। ठीक है, दूसरा वाला है तो कनक का क्या होगा, सोना और धातुरा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में मेरे भाई, संयम और खर्च, कम खर्च करने वाला। ठीक है, संयम और कम खर्च करने वाला। ठीक है, वो क्या है, संयम और कम खर्च करने वाला, वो क्या होता है, वो हमारा कंजूस होता है। कंजूस होता है, कंजूस किसको बोलते हैं, जो कम खर्च करे। संयम बोलते हैं ना, यार बहुत तुम कंजूस हो, मतलब कुछ भी खाते पीते नहीं हो अपने पैसा से, है ना ऐसा बोलते हैं ना गाँव में। तो क्या हो गया मेरे भाई, कंजूस। ठीक है, ये गा वाला ऑप्शन है, एक्चुअली ये गा वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये गा वाला ऑप्शन है, और ये हमारा है घा वाला। इस तरीके से कौन वाला है, ये घा वाला है मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ गई बातें? ठीक है, इसको 12वां मानो, इसको 12वां क्वेश्चन मानो, 12वां का फर्स्ट इसको मान लो, और ये है 12वां का सेकंड, ये 12वां का सेकंड है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग कैसे देखेंगे, संयम और कम खर्च करने वाला, संयम से और कम खर्च करने वाला क्या होगा, कंजूस होगा। अच्छा, उपकार को मानने वाला, जो उपकार को माने वो क्या होगा, वो होगा हमारा कृतज्ञ। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से हो गया इस तरीके से। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इस तरीके से घा वाला ऑप्शन हमारे पास, कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ठीक है, 2 वाक्यों को हम लोगों को यहाँ पर शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पहला है मीराबाई कृष्ण भक्त कवि है, मीराबाई कृष्ण भक्त कवि है। तो क्या है, ये कावित्री है। ठीक है, कवि नहीं है, कावित्री है, क्योंकि फीमेल है तो कावित्री इनके लिए। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि मीराबाई कृष्ण भक्त कावित्री है। ठीक है, और कावित्री नहीं, वित्री नहीं होता। ठीक है, काव, काव, ठीक, कव इत्री, कव इत्री, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चौथा, और हमने यहाँ पर लिखा है इस तरीके से, गुड़ का स्वाद मधुर मीठा है, मधुर मीठा। तो गुड़ का स्वाद मीठा है, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। 4 दिए जाएंगे, और हम लोगों को केवल 2 ही करने रहेंगे, और 2 नंबर यहाँ से हम लोगों को मिलेंगे भी। तो ये भी हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। ठीक है, अच्छा, इधर तो अब हमारे पास कुछ और है नहीं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अभी यहाँ पर भी हमारे पास है, इसको आप लोग 13वां कर लो, इसको आप लोग 13वां कर लो, क्योंकि हमने उसको 12 बोल दिया है, तो इसको 13वां कर लो। 13वां है हमारे पास, वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। अब हमारे पास आता है रस। रस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। वैसे 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो ऑलरेडी शूट हो चुका है, बट कोई बात नहीं, स्टार्ट कर दिए हैं तो एकदम अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे भी। ठीक है, अच्छे से पढ़ करके जाएंगे। जैसे ये आप लोग इसको सही कर लेना, प्रश्नोत्तर संख्या 13वां का ये है, मान लो का वाला। ठीक है, 13वां का क्या है, ये 13वां का है का वाला। ठीक है, तो इस तरीके से लिख दोगे, नंबरिंग में गलती हो गई, ऐसा आप लोग नहीं करना, पेपर में ऐसा आप लोग नहीं करना।
ठीक है। चलिए, ये है वीर रस। वीर रस सबसे पहले हम लोगों को क्या बताना है, वीर रस का बताना है ना। यहाँ पर देख लो, पहला क्या है, वीर रस अथवा हास्य रस, इसमें से कोई एक बताना है। ठीक है, तो मैं तो दोनों लिख दिया हूँ, बाकी एक मैं आप लोगों को यहाँ पर करवाऊंगा क्योंकि मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो वीर रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है, उत्साह। तो जब उत्साह नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग होते हैं तो वहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण है, धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया, उस पर बाण धरा सिंधु सहसा कापे, विकल हुए जीवों के प्राण। तो जब अर्जुन ने बाण अपने धनुष को उठा करके उस पर जब बाण चढ़ाया मेरे भाई, ये उस समय का यहाँ पर लिखा गया है कविता। तो उसमें कौन सा रस था, वीर रस। वो बहुत ज्यादा वीर है ना। धनुष कौन उठाएगा भाई, जो वीर होगा, है ना। ये हो गया। अच्छा, हास रस क्या है, हास रस होता है मेरे भाई, इसका जो हमारा स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, हास। जैसे करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, करुण रस का शोक, है ना। तो वहाँ पर इसका हास रस हास रस का क्या होता है, हास। इस तरीके से हास, हास। तो देखो, किसी व्यक्ति की विलक्षण आकृति, विचित्र चेष्टाएं और कार्य, मतलब किसी व्यक्ति को देख करके जब हमारे मन में हंसी आ जाती है कि मान लो अगर कोई उल्टा शर्ट पहन ले, उल्टा पैंट पहन ले, है ना, तो हमारे मन में जो हंसी उत्पन्न हो जाती है, जो विनोद उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं हास्य रस। मतलब हमको हंसना है ऑलरेडी, तो वहाँ पर होगा हास्य रस। जहाँ जहाँ हंसी की बातें होंगी वहाँ होगा हास्य रस। तो अगर इसी तरीके से चाहो तो आप लोग लिख सकते हो कि जब जैसे यहाँ पर वीर रस के लिए जो स्थायी भाव उत्साह है, वैसे हास रस के लिए जो हमारा है वो स्थायी भाव, वो क्या है मेरे भाई, हास। ठीक है, तो देखो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट लिखना कि हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और हास रस कब होता है, जैसे किसी व्यक्ति की विलक्षण को, आकृति को, विचित्र चेष्टाएं और कार्य को देखकर हृदय में जो हंसी उत्पन्न होती है उसी को हम लोग हास्य रस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इतना आप लोग नहीं लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट यहीं से लिख देना कि जब हास्य नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इस तरीके से आप लोगों को ये लिख देना है मेरे भाई। इसका उदाहरण भी फटाफट के अंदाज में लिख देनी है। ठीक है, फटाफट के अंदाज में यहाँ पर इस तरीके से लिख देनी है। जैसे हाथी जैसी देह, गड़े जैसी चाल, तरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे से बाल, मतलब गाल। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे अगर किसी का हाथी जैसा देह हो, बहुत मोटा हो, और गैंडे जैसी चाल हो, गैंडे जैसी चाल हो उसकी, एकदम गैंडे जैसी धीरे धीरे, और तरबूजे सी खोपड़ी हो, मतलब किसी व्यक्ति का तरबूजे की जैसी खोपड़ी हो, मतलब उसका सिर बहुत बड़ा हो, है ना, और साथ ही साथ खरबूजे जैसे गाल हो बड़े बड़े, तो क्या होगा, हमारे मन में हंसी उत्पन्न होगा क्या नहीं, हमको हंसी लगेगा जब वो गाड़ी जैसे चलेगा, और जब गाड़ी जैसे चलेगा तो हंसी उत्पन्न होगी, तो वही होता है हास्य रस। समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे 13वां का खा वाला है, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण देखिए। ठीक है, तो श्लेष अलंकार इस तरीके से डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 13वां का खा। अच्छा, श्लेष अलंकार लिखेंगे, तो इस अलंकार में श्लेष अलंकार क्या होता है, तो इस अलंकार में एक शब्द का एक से अधिक अर्थ होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है कि जो हमारा जब कहीं पर अगर श्लेष अलंकार होगा तो वहाँ पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होंगे। ठीक है, अभी उदाहरण यहाँ पर आप लोग देखोगे तो समझ में आएगा। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चारह और सुभरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर मेरे भाई देखो, कवि व्यभिचारी और चोर, इन तीनों का अर्थ अलग अलग है। ठीक है, इन तीनों का क्या है मेरे भाई, सॉरी, अर्थ क्या है, अर्थ सेम है, अर्थ सेम है, लेकिन ये शब्द क्या है मेरे भाई, शब्द एक होंगे। ठीक है, और एक इनका अर्थ क्या होगा, अधिक अधिक होगा। जैसे अभी आप लोग देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ सुबरन का जो अर्थ है, यहाँ पर जो सुबरन का प्रयोग एक बार किया गया है। यहाँ पर देखो सुबरन, देखो चरण धरत चिंता करत चितवत चारह और सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, देखो यहाँ सुबरन का प्रयोग एक बार हुआ है, सुबरन शब्द यहाँ पर इसका प्रयोग एक बार हुआ है, लेकिन पंक्ति में प्रयुक्त सुबरन शब्द के तीन अर्थ है। जैसे कवि के संदर्भ में जो सुभरन का मतलब होता है वो होता है अच्छे शब्द। व्यभिचारी के रूप में, व्यभिचारी के अगर शब्द के रूप में अगर हम लोग बात करें सुभरन का अर्थ, तो इसका मतलब होता है मेरे भाई सुंदर वर। और जो चोर का मतलब होता है, चोर के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग चोर के हिसाब से अगर सुभरन का अर्थ लिखा जाए तो वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा सोना। ठीक है, समझ में आ गई। देखो शब्द एक ही बार है लेकिन उसके अर्थ कितने हैं, तीन है
है ना। तो इस प्रकार जब किसी, तो उदाहरण नहीं समझना है, जब किसी उदाहरण में किसी एक शब्द के तीन तीन अर्थ हो तो वहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार होता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बहुत आराम से इसका डेफिनेशन भी, कि इस अलंकार में एक शब्द का एक से अधिक बार अर्थ होता है तो उसे ही श्लेष अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट इसी में हम लोग बात कर लेते हैं। देखो एक ही करना है मेरे भाई, चाहे श्लेष अलंकार कर लेना है, चाहे उत्प्रेक्षा, यहाँ पर चाहे वीर रस चाहे हास रस, मैं दोनों करवा दे रहा हूँ इसीलिए ताकि आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है कि जहाँ उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती हो, ठीक है, तो उसे ही हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसका पहचान है जनु मनु इव मनो मनोमानहु आदि। ठीक है, ये शब्द क्या है मेरे भाई, अगर ये शब्द आ रहे हैं किसी उदाहरण में तो वो हमारे समझ लो कि कौन है, वो हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार होंगे। जैसे मेरे भाई यहाँ पर है, नेत्र की कल्पना कमल से की गई है। नेत्र की कल्पना कमल से की गई है, मतलब मेरे भाई ये तो मैंने आपको राइट बता दिया। बाकी उदाहरण क्या है, नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है, देखो मानो शब्द आ गया। मानो शब्द जब किसी उदाहरण में आएंगे तो इसका मतलब क्या है कि वह उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अच्छा, इसका अर्थ क्या है कि नेत्र की कल्पना कमल से की गई है। अच्छा, यहाँ पर देखो जहाँ उपमेय और उपमान, अच्छा उपमेय का क्या होता है, उपमेय का मतलब होता है मेरे भाई जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान का मतलब होता है जिससे की जाती हो। जैसे अगर यहाँ पर उदाहरण में देखें तो यहाँ पर हमारा उपमेय का है जिसकी तुलना की जाती हो, किसकी तुलना की गई है, नेत्र की। नेत्र की कल्पना किससे की गई है, कमल से की गई है। तो यहाँ पर उपमेय कौन हो गया, हमारा नेत्र हो गया, और उपमान क्या हो गया, जिससे की गई है, कमल से की गई है, तो कमल हमारा उपमान हो गया। ठीक है, तो इन दोनों में क्या बताई जा रही है, संभावना या कल्पना बताई जा रही है कि जो नेत्र है वो कैसी है, वो हमारे कमल के समान है। ठीक है, समझ में आ गई बातें, इस तरीके से है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेरे भाई अलंकार भी। अब हम लोग बात करते हैं भैया, अब हम लोग बात करते हैं गा वाले पे, जो कि है दोहा अथवा सोरठा छंद। ठीक है, दोहा अथवा सोरठा छंद, इसमें हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट के अंदाज में। जैसे यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 13वां का गा, इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं दोहा छंद। सबसे पहले समझना, यह एक अर्धसमात्रिक छंद होता है। अर्धसमात्रिक छंद इसीलिए होता है मेरे भाई क्योंकि ये हमारे पास एक पंक्ति में आधे में अलग मात्रा होती है, आधे में अलग मात्रा होती है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अर्धसमात्रिक छंद। इसमें 4 चरण होते हैं। देखो ये पहला चरण है, ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं। देखो दूसरे और चौथे चरण में, जैसे कि यहाँ पर देखा जाए, ये दूसरा है और चौथा चरण, ये दूसरा और ये चौथा चरण, ये जो कॉमा है ये हमारा पहला चरण हो गया, कॉमा के बाद मेरा दूसरा चरण, ये तीसरा, ये चौथा। एग्जाम्पल क्या है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, तो ये जो दूसरा और चौथा चरण है इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। और पहला और तीसरे चरण में, पहला और तीसरे चरण में मेरे प्यारे भाइयों 13 मात्राएं होती हैं। लक्षण क्या होते हैं इसके, तुक दूसरे चरण के चौथे, देखो तुक दूसरे चरण के चौथे चरण से मिलता है। जैसे यहाँ पर देखो, बिन पानी सब सून, ये है तुक, और देखो मोती मानुष चून, सून चून, ये होता है तुक। ठीक है, तो दूसरे का चौथे से मिल रहा है। समझ में आ गई, किसमें किसमें, इसका पहचान क्या है, अगर यहाँ पर दूसरे चरण का चौथे चरण से तुक मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वह दोहा छंद है। ठीक है अच्छा, सम चरणों के अंत में गुरु और लघु होना चाहिए। देखो ये गुरु और लघु है, देखो गुरु और लघु है मात्रा है ना। देखो सम चरणों 2 और 4, सम संख्या जानते हो, 2 4 6, ये सब क्या है, ये सब सम ही तो है ना। तो ये आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम लोग फटाफट के अंदाज में बात करते हैं भैया कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखो यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को फटाफट से बताना चाहूँगा। यहाँ पर है क्या, देखो यहाँ पर गुरु मात्रा को हम लोग 2 काउंट करते हैं, और लघु मात्रा को 1 काउंट करते हैं। गुरु मात्रा इस तरीके से होती है, लघु मात्रा इस तरीके से होती है, एक डंडे के समान। ये हम लोग कब लगाते हैं, जब कहीं पर बड़ा आ, ठीक है, ओ बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ये सब आ जाए तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गुरु मात्रा यानी ये वाला लगता है, जिसको हम लोग दीर्घ मात्रा भी बोल देते हैं। और लघु मात्रा को इस तरीके से डंडी से दिखाते हैं। जैसे अगर कोई व्यंजन आ गया, सिंपल व्यंजन खाली आ गया, जैसे अमर, तो इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पर तो 1 2 3 ऐसे करेंगे। लेकिन अगर मान लो कहीं पानी, पा पर आ मात्रा, पा ना पर बड़ी मात्रा नहीं, तो यहाँ पर क्या, पा पर आ का मात्रा, बड़ा का मात्रा है, तो यहाँ पर ये वाला गुरु मात्रा, और ना पर बड़ी ई का मात्रा, ना पर बड़ी ई का मात्रा जब रहेगा
तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग गुरु लघु को यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर देखो मात्रा भी लिखना मत भूलना, मात्रा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो रा, अब यहाँ पर छोटी ई का मात्रा, जब भी छोटी ई का मात्रा होगा तो क्या आएगा, इस तरीके से गुरु वाला आएगा, सॉरी लघु वाला आएगा। ठीक है, ये लघु है, मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर फटाफट से बताया है। देखो यहाँ पर बताया है ना, लघु कौन है, ये वाला, तो यही वाला है ना। यहाँ पर छोटी मात्रा है, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, इस तरीके से लगा देंगे। नेक्स्ट पा पर आ का मात्रा है तो यहाँ पर गुरु लगेगा, ना पर बड़ी ई का मात्रा है तो गुरु लगेगा। ठीक है, अच्छा राखिए, रा पर बड़ा आ का मात्रा है तो गुरु लगेगा, है ना। और खा पर छोटी ई का मात्रा है तो इस तरीके से लघु लगेगा। फिर उस तरीके से ए है तो यहाँ पर देखो ए, अच्छा ए नहीं लिखा ना, ए ओ अंक आहा, अंक आहा, ये सब आएंगे। तो ये सभी हमारे किस में आते हैं, गुरु मात्रा में आते हैं। ठीक है, तो ये आ गए। अच्छा अब मैं यहाँ पर प्रूफ दिखा दूँ। मैंने आपको बताया कि जो हमारे ये गुरु वाले होते हैं मेरे भाइयों, वो क्या होते हैं, उनको हम लोग 2 काउंट करते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें हम लोग, तो पहला चरण और तीसरा चरण, पहला चरण और तीसरा चरण में 13 मात्रा है कि नहीं, तो ऐसे देखेंगे 1 2 3 4 हो गया, और देखो 4 और 2 यहाँ पर 4 2 6 2 8 2 10 1 11 और 2 13 इसमें हो गया। ठीक उसी तरीके से पहला चरण में 13 हो गया, तो तीसरे चरण में देखा जाए तो 2 2 4 1 5 2 7 1 8 2 10 1 11 2 13, तो 13 हो गया। अच्छा इसी तरीके से अगर हम लोग देखें दूसरे और चौथे चरण में, तो 11 मात्राएं होनी चाहिए, 1 2 और 2 4 2 6, यहाँ पर देखो 2 8 और 2 10 1 11 यहाँ पर हो गया, 2 2 4 2 6 7 8 और यहाँ पर 3 11। तो दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा, ये भी समझ में गया। अच्छा अब इसकी पहचान कैसे करेंगे भैया, लास्ट में जो होता है तुक मिलता है, मतलब दूसरे वाले का चौथे से तुक मिलता है, सब सून सून मानुष चून, है ना। तो ये क्या है, देखो तुक बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करें तो ये गुरु लघु एक साथ आने चाहिए। देखो ये गुरु लघु, ये गुरु लघु एक साथ आ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ऊ का मात्रा है तो इसके लिए आ रहा है गुरु। ठीक है, और लघु किसके लिए, क्योंकि व्यंजन है केवल एन है। ठीक है, या कहीं छोटी ई का मात्रा होता, ठीक है, तो वहाँ पर आता। तो इस तरीके से ये हमारा आ गया और ये हमारा कंप्लीट होता है मेरे भाइयों यहाँ पर दोहा छंद। अगर हम लोग बात करें अब दूसरा भी हमारे पास है, वो क्या है, वो हमारा है सोरठा छंद। सोरठा छंद पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो सोरठा छंद क्या होता है मेरे भाई, यह भी एक अर्धसममात्रिक छंद होता है ना, यह भी एक अर्धसममात्रिक छंद होता है। मतलब इसके एक पूरे पंक्ति में क्या होंगे, आधे में अलग मात्रा होंगी, आधे में अलग मात्रा होंगी, है ना। ये जस्ट किसका उल्टा होता है, दोहा का उल्टा होता है। ठीक है, क्योंकि यह एक अर्धसममात्रिक छंद है, यह दोहा का ठीक उल्टा होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं, इसके दूसरे और चौथे चरण में 13, उसमें क्या होता था, उसके दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होती थी, और पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा। यहाँ पर उसका उल्टा है। ठीक है, यहाँ पर देखो दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं तथा पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं। ठीक है, अच्छा यहाँ का जो तुक है मेरे भाई, वह प्रथम पंक्ति का प्रथम चरण का तृतीय चरण से मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो होए सोए, है ना। अच्छा यहाँ पर भी इस तरीके से गुरु और लघु किस में होने चाहिए, विषम में। विषम मतलब हो गया पहला और तीसरा चरण। इस तरीके से देखो ये हो गया गुरु, ये हो गया लघु, ये हो गया गुरु, ये हो गया लघु, एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहचान। उदाहरण क्या है मेरे भाई, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर वदन, करहूँ अनुग्रह सोए बुद्धि रसी सब गुण सदन। तो इस तरीके से मात्रा तो अब आप लोग आई होप कि लिख भी लोगे यहाँ से। तो मात्रा कैसे लिखोगे, ये हो गया इस तरीके से मेरे भाई, जहाँ पर बड़ा ओ का मात्रा है जो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग गुरु मात्रा लगाएंगे। सा पर छोटा उक मात्रा सु, मा पर छोटा ई का मात्रा मी, र खाली त खाली सुमिरत। तो सब जगह है क्या लगाएंगे मेरे प्यारे भाइयों, सिंगल लगाएंगे। इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं लघु मात्रा। सा पर छोटी का मात्रा सी, धा पर छोटी का मात्रा धी, सीधी। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से क्या लगाएंगे हम लोग, लघु मात्रा। अच्छा हा पर ओ का मात्रा, जब बड़ा ओ का मात्रा आता है तो वहाँ पर आता है दीर्घ मात्रा। यह खाली व्यंजन है, तो इसके लिए हम लोग केवल इस तरीके से लघु मात्रा लगाएंगे। तो हमारा ये हो गया। अच्छा काउंट कर लो, 2 3 4 5 6 7 8 और 2 10 1 11। तो इसमें 11 है, और तीसरे चरण में देख लो 1 2 3 4 5 5 2 7 1 8 और 2 10 1 11 है, 11 है ना। तो पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं,
और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं, 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर 13 मात्राएं। इसी तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 1 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं यहाँ पर भी। तो ये हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट है 13वां, नगर में स्वच्छता हेतु, ये तो 14वां है ना, 14वां है, नगर में स्वच्छता हेतु नगर पालिका के अध्यक्ष या नगर पालिका को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, आवेदन पत्र। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 13वां, लिखेंगे सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष, वही पुराना वाला सविनय निवेदन है और ये सब। ठीक है, कहाँ पर है, रामपुर। ठीक है, कहीं भी लिख दो, रामपुर, श्यामपुर, घनश्यामपुर, कुछ भी लिख दो यार, कहीं वो एग्जामिनर आपका वो नहीं देखने आ रहा ना, क्योंकि उसमें आपका नाम ना होगा, केवल रोल नंबर होगा कॉपी में, तो कैसे देख लेगा, है ना। तो कोई बात नहीं है मेरे भाई, आप लोग लिख देना। अच्छा, यहाँ पर 20/1/2025, या आप लोग जान लो आप लोगों का पेपर कब है, 24 को है, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे 24/2/2025। ठीक है, नेक्स्ट विषय लिखना मत भूलना मेरे भाई, यहाँ से जस्ट इसी के नीचे डालना हेडिंग विषय, और इस विषय का मतलब होता है कि किस विषय में आप लोग प्रार्थना पत्र लिख रहे हो। तो नगर में स्वच्छता एवं सफाई हेतु आवेदन पत्र लिख रहे हैं, यहाँ से जस्ट एक लाइन छोड़ेंगे, लिखेंगे महोदय, फिर जस्ट उसी के नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैं, अपना नाम यहाँ पर लिख देना, लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है, कि मैं यहाँ पर मैंने डॉट 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 कर दिया कि मैं फलाने एवं यहाँ का निवासी हूँ, अपने यहाँ पर अपना पता डाल दोगे। ठीक है, यहाँ का निवासी हूँ, हमारे नगर में स्वच्छता और सफाई की स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो चुकी है, नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कचरे का ढेर जमा हो रहा है, जिससे दुर्गंध और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्वच्छता का प्रभाव न केवल हमारे नगर को बल्कि पर्यावरण को भी प्रभावित कर रहा है। अतः श्रीमान जी से मेरा निवेदन है कि उपयुक्त सुझावों पर शीघ्रता से कार्रवाई करें। जब यहाँ पर अतः लिखोगे, यहाँ पे एक पैराग्राफ आप लोगों का कंप्लीट हो गया, एक लाइन छोड़ोगे, जस्ट इसी के नीचे लिखोगे अतः श्रीमान जी से मेरा निवेदन है कि उपयुक्त सुझावों पर शीघ्रता से कार्रवाई करें। यहाँ पर लिखोगे इस तरीके से, धन्यवाद, दिनांक आप ऊपर लिख दिए हो, यहाँ पर लिखोगे भवदीय, अपना नाम लिखोगे, अपना पता लिखोगे और अपना मोबाइल नंबर भी लिख दोगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है मेरे भाइयों, ये लेटर, ये आवेदन पत्र, ये प्रार्थना पत्र। इसमें नगर में स्वच्छता हेतु 2 आएंगे, एक आप लोगों को लिखना रहेगा और 6 नंबर का आता है, तो मैंने एक ही लिखा और एक बता दिया आप लोगों को। ठीक है, बाकी अगर और लिखना है तो मैंने अभी जस्ट हाल ही में बताया 4 महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र, जो कि हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से जाकर के आप लोग देख लेना। चौथा है 15वां है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 15वां, इसको आप लोग कर लेना। ठीक है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, और ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, जैसे मेरे आदर्श शिक्षक, हमारा राष्ट्रीय त्यौहार, पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद की समस्या एवं समाधान, तो ये दोनों फेमस है, ये दोनों को मैं आप लोगों को जल्दी से यहाँ पर करवा दे रहा हूँ। ठीक है, इसका नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएगा, बिल्कुल से भी घबराना नहीं है, मैंने आपको पहले से ही बताया है। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, इस तरीके से देखो निबंध लेखन में क्या होगा, देखो फटाफट से देख लो, इसका नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, मैंने आपको पहले बोल दिया है। इसमें कुछ हेडिंग होते हैं, जैसे पहले प्रस्तावना, इसमें आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना है। ठीक है, जैसे हमारा हो गया आतंकवाद की समस्या एवं समाधान, तो इसमें हम लोग कैसे देखेंगे, आतंकवाद आज के युग की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। यह एक ऐसा अपराध है जो न केवल निर्दोष लोगों की जान लेता है, बल्कि देशों की शांति, विकास और स्थिरता को भी प्रभावित करता है। आतंकवाद की जड़ें धार्मिक कट्टरता, राजनीति अस्थिरता, आर्थिक असमानता और वैश्विक शक्ति संघर्षों में गहरी है। मेरा ये जो आतंकवाद है, ये कहाँ से आ रहा है, जैसे कि अच्छा देखो, आतंकवाद में केवल निर्दोष लोगों की जान ले लेती है ना, मतलब इसमें ऐसा नहीं है, जो निर्दोष होते हैं उनका भी जान इस आतंकवाद में चला जाता है। और देखो ये बल्कि देशों की शांति, मतलब मेरे भाई ये केवल निर्दोष लोगों का जान नहीं लेती है, बल्कि ये देशों की शांति को भी क्या कर देती है, भंग कर देती है। ठीक है, जिसको 26 जनवरी में कितना ज़्यादा सेफ्टी दिया जाता है पूरा, है ना, क्यों, इसी के नाते आतंकवाद की समस्या के ही नाते, है ना, ताकि कहीं पर किसी प्रकार से कोई हंगामा, कोई शोरगुल ना हो, क्योंकि उस दिन हमारा भारत आज़ाद, तो उस तरीके से हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ अच्छे से हम लोग कर सकें, इसीलिए पूरी सुरक्षा दी जाती है ना। देखो विकास और स्थिरता को भी प्रभावित करता है, स्थिरता, स्टेबिलिटी को भी, मतलब अगर हम जाने कि चलो हम ठीक है, हम सोच रहे भैया हम बहुत स्थिर है, तो क्या हो रहा है, इधर देख लो उधर गोली चल गया, इधर हमला हो गया, अभी 14 फरवरी को पुलवामा में वो जो अटैक हुआ था उस बार, है ना,
14 को वैलेंटाइन डे सब लोग सेलिब्रेट करते थे, और वो कुछ लोग स्टोरी लगाते थे ब्लैक डे। वो ब्लैक डे क्यों लगा रहे थे? क्योंकि पुलवामा में हमला हुआ था, वहाँ पर हमारे जो बॉर्डर के जवान थे, हमारे लिए जो सुरक्षा कवच एक हिसाब से उनको बोल सकते हैं हम लोग, सुरक्षा कवच है हमारी, ठीक है, उन पर अटैक हो गया था। पुलवामा हमला बहुत फेमस, लगभग 30-35-40 लोगों ने वहाँ पर अपनी जानें गंवाई, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब आतंकवाद ही है मेरे भाई, ठीक है। और ये आर्थिक असमानता और वैश्विक शक्ति संघर्षों में गहरी है। वैश्विक तौर पे ये अपराध हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आतंकवाद का स्वरूप देखना। आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य है भय पैदा करना और अपनी मांगे मनवाना जबरदस्ती। आतंकवादी हिंसा, बम विस्फोट, अपहरण मतलब किडनैप कर लेते हैं, जो सामूहिक हत्या मतलब 3-4 लोग मिलके एक लोगों को मार देते हैं। साइबर हमला, आजकल आप लोग देख रहे हो कितना मोबाइल पर आता है कि साइबर सिक्योरिटी वाला है ना, कोई कॉल करके बोल देता है भैया आपके बैंक में इतने तारीख तक अगर ये नहीं कराओगे, या OTP मांग लेते हैं ना, तो बहुत सारे अपराध हो चुके हैं मेरे भाई। साइबर हमलों जैसे कृत्यों का सहारा लेते हैं। यह समस्या राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं है, एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। वैश्विक मतलब यह विश्व स्तर पर हो रही हैं चीज़ें। आतंकवाद का कारण क्या है? पहला है धार्मिक कट्टरता, धर्म का गलत अर्थ निकाल कर लोगों को भड़काना। दूसरा है आर्थिक असमानता, गरीबी और बेरोजगारी से पीड़ित लोग आतंकवाद के लिए आसान शिकार बन जा रहे हैं। तीसरा है वैश्विक शक्ति संघर्ष, ठीक है, बड़ी ताकतों के बीच चल रहे संघर्ष आतंकवाद का समर्थन देते हैं। चौथा है शिक्षा और जागरूकता की कमी। अशिक्षा और गलत विचारधारा के कारण लोग आतंकवाद की ओर आकर्षित हो रहे हैं या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भैया, इसका आतंकवाद का जो है समाधान क्या है, ठीक है। तो इसका समाधान है पहला शिक्षा और जागरूकता। शिक्षा और जागरूकता, लोगों को शिक्षित और जागरूक बनाकर कट्टरपंथ से बचाया जा सकता है। दूसरी बात है आर्थिक सुधार, गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए योजनाएं बनाई जानी चाहिए हमारी सरकार के द्वारा। तीसरा, सख्त कानून, आतंकवादियों के खिलाफ कड़े कानून बनाकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नेक्स्ट चौथा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सभी देशों को मिलकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। पांचवा, खुफिया तंत्र को मजबूत बनाना, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए खुफिया तंत्र को सुदृढ़ करना, कि जो भी चीज़ें वो पहले से सोचे वो वहाँ से क्या हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, ठीक है। और इसी को बोलते हैं खुफिया तंत्र। खुफिया तंत्र मतलब क्या होता है कि ऐसी बातों को वो पता कर लेते हैं ना, जो कोई सोचा नहीं होगा कि कैसे ये भैया पता लग गया, है ना। ऐसी चीज़ों को हमारी खुफिया एजेंसी पता कर लेती है, ठीक है। तो खुफिया तंत्र को भी मजबूत बनाना होगा इसके लिए, ठीक है भैया। नेक्स्ट है इसका उपसंहार, मतलब इसको हम लोग किस प्रकार से रोक सकते हैं। तो आतंकवाद केवल एक देश या समाज की समस्या नहीं है, बल्कि यह मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके समाधान के लिए न केवल सरकारों बल्कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हमें यह समझना होगा कि शांति, प्रेम और सहिष्णुता ही इस समस्या का अस्थायी समाधान है। जैसे यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी लाइन मैंने लिखी है, शांति ही सच्ची प्रगति की कुंजी है मेरे भाई। अगर शांत है आप तो वही अच्छी प्रगति की कुंजी है। आप लोग किसी को भी देख लो, जो व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ रहा है वो शांत ही रहेगा। जो ज़्यादा कूदता है, जो ज़्यादा उछल कूद मचाता है, वो कहीं ना कहीं मेरे भाई वो प्रगति की राह से भी भटक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन है, एक मोटिवेशन लाइन मैंने यहाँ पर इसके एंड में लिख दिया है। पर्यावरण विषय पर बात करते हैं। तो इसमें भी इस तरीके से प्रस्तावना लिखेंगे, हेडिंग डाल करके लिखना बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। पर्यावरण मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह हमें वायु, जल, मिट्टी, वनस्पति, पशु और अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रदान करता है। पर्यावरण हमारे जीवन का सुचारू और स्वास्थ्य बनाता है, लेकिन आधुनिक युग में मनुष्य के अनियंत्रित कार्यों ने पर्यावरण को गंभीर संकट में डाल दिया। पहले नहीं होता था, लेकिन अब क्यों? तमाम उद्योगों में आप लोग देख रहे हो कितने ज़्यादा वो बन रहा है आजकल। पहले लोग क्या करते थे? पहले लोग बैल को बांध करके वो जो हल से जोतते थे। आज क्या हो रहा है? आज भैया जा रहे हैं डीजल लेके आ रहे हैं, ट्रैक्टर बन गया, उसमें डाल रहे हैं। वो क्या कर रहा है? एयर पोल्यूशन कर रहा है, चल रहा है तो एयर पोल्यूशन कर रहा है। उससे क्या हो रहा है? मानव की जो गतिविधि है, मानव की ये जो आजकल आप लोग देख रहे हो, और इसीलिए मानव में आजकल कितने प्रकार की बीमारी आ गई। पहले के लोगों में बीमारी नहीं होती थी, क्यों? क्योंकि वो लोग काम करते थे, वो लोग एक्टिविटी करते थे, है ना। और आज के लोग क्या कर रहे हैं? आज के लोग आराम से घर में बढ़िया मोबाइल लेकर के इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप और ये जो भी सोशल मीडिया के ऐप्स हैं, इनको यूज़ कर रहे हैं और अपने शरीर को एकदम पूरी तरीके से, मतलब थोड़ा सा भी कष्ट नहीं दे रहे हैं। कष्ट का मतलब क्या? सिंपल ऐसा कहा जाए, वॉकिंग भी नहीं करते हैं या कुछ नहीं करते हैं, बस खाओ पियो पड़े रहो।
या कोई जॉब कर रहा है तो जाए जॉब में वहाँ पर भी पड़ा रहे, बैठा रहे, है ना। तो पहले क्या होता था, लोग काम करते थे, जब काम करते थे तो वहाँ पे उनका शरीर, उनके जो भी बॉडी के पार्ट्स थे वो सब लोग क्या करते थे, वो लोग लगातार कार्य करते थे तो उनकी जो हेल्थ थी वो सही रहती थी। लेकिन आजकल क्या हो जा रहा है, इसी कारण, क्यों, क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हो तमाम टेक्नोलॉजी जो है बहुत आगे निकल चुकी है। और इसीलिए मेरे भाई कोई काम ऐसा है ही नहीं कि जो मनुष्य अब हर एक काम भाई, खाना बनाने से लेके खाना बर्तन धुलने तक, कपड़े धुलने तक, आज वॉशिंग मशीन देख लो आ गया। कोई कुछ करना ही नहीं चाहता है भैया, ले जाओ इलेक्ट्रिसिटी, अपना खाए और पहले उसमें डाल दो, अपना धुले। बर्तन धुलने वाली भी मशीन ही है, आ ही गई है। गेहूँ बोने वाली, आलू बोने वाली, सब कुछ हो गया है मेरे भाई। मतलब मनुष्य को कुछ नहीं करना है यार, कुछ नहीं करना है। ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो हम लोग सोच नहीं सकते हैं। तो वही बोला है कि लेकिन आधुनिक युग में, मतलब आधुनिक युग का मतलब जो इस समय मॉडर्न है ना, इस युग में मनुष्य के अनियंत्रित कार्यों ने पर्यावरण को गंभीर संकट में। आजकल आप लोग देख रहे हो, पहले साइकिल हुआ करता था, आज देखो मोटरसाइकिल हो रहा है, चरपहिया हो रही है। चरपहिया का मतलब ये जो गाड़ियाँ होंगी, है ना, डिजायर, फॉर्च्यूनर, जो भी वगैरह वगैरह है मेरे भाई, तो वो सब क्या हो गया, उसमें डीजल डालो, बढ़िया चल जाओ। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी वाले कहाँ जाते हैं निकालने, ताकि जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, यानी वायु प्रदूषण, उसको कम किया जाए। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ धीरे धीरे गवर्नमेंट कर रही है ना। तो ये सभी क्या है मेरे भाई, ये सभी प्रस्तावना में लिख देना है। नेक्स्ट, पर्यावरण का महत्व क्या है। तो पर्यावरण केवल हमारे अस्तित्व के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे समग्र विकास के लिए भी आवश्यक है। स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और स्वस्थ मिट्टी हमारे जीवन के आधारभूत तत्व हैं। वनस्पतियाँ और पेड़ पौधे न केवल हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि जलवायु को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। आजकल आप लोग देख रहे हो कि बारिश बहुत कम होने लगी है ना। क्यों? क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तमाम गैसेस वहाँ पर चले। प्रदूषण क्या होता है मेरे भाई, जब पर्यावरण में कोई अन्य गैस अधिक मात्रा में हो जाती है। मतलब पर्यावरण में जो हमारी होती हैं, जैसे 78% क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, 21% ऑक्सीजन गैस होता है, और भी गैसेज जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई, और भी गैसेज होती हैं जो कि 1% में होती हैं, सब गैसें मिला के। बाकी जो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं वो नाइट्रोजन होता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो ये सभी की जब रेशियो में किसी प्रकार से कमी आ जाती है ना, किसी अन्य गैस की अधिकता हो जाती है, तो इस तरीके से प्रदूषण होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो वही बोला गया है मेरे भाई, वही बोला गया, पर्यावरण के लिए केवल हमारे अस्तित्व के लिए नहीं, बल्कि हमारे समग्र विकास के लिए आवश्यक है। स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और स्वस्थ मिट्टी हमारे जीवन के आधारभूत तत्व हैं। वनस्पतियाँ और पेड़ पौधे न केवल हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि जलवायु को नियंत्रित करते हैं। देखो, जलवायु का मतलब क्या हो गया, ये जो बारिश होती है, ये जो ठंडियाँ आजकल आप लोग देख रहे हो, इस बार तो बिल्कुल ठंडी नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है पूरी तरीके से धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है, पॉल्यूशंस हो रहे हैं। तो इसीलिए बारिश का कम होगा, ठंडी का कम पड़ना, तो गेहूँ कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। गेहूँ की पैदावार कब होती है, जब ठंडी ज़्यादा पड़ती है ना। अब जब ठंडी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, गेहूँ नहीं होगा, खाएंगे नहीं तो क्या खाएंगे भाई, हमारे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा ही। तो वही बातें यहाँ पर बताई गई हैं। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना पृथ्वी पर जीवन के लिए अनिवार्य है। मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि पर्यावरण को अगर हम लोग संतुलित नहीं बनाए रखेंगे तो हमारा यहाँ पर जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले समय में। पहले आदमी 80-90 साल जीते थे, और अब देख लो 50-55-60 जाते जाते शहीद हो जा रहे हैं भाई। क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि आज आप लोग देख लो तमाम प्रकार की बीमारियाँ हो जाएगी हर व्यक्ति में। बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि एक आध दो व्यक्ति को छोड़ के जो 50-60-55-60 होंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नहीं तो सबको, किसी को पैर दर्द होता है, किसी का कमर दर्द होता है, किसी को शुगर है, किसी को कैंसर है, किसी को फलाने धमाके, सब प्रकार की बीमारियाँ हैं, है ना। तो क्यों? इसीलिए, इसी सब के लिए, क्योंकि कार्य तो कुछ करना नहीं है, आराम से बिस्तर तोड़ना है बैठ के, है ना। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। तो औद्योगिक शहरीकरण, वनों की कटाई और अनियंत्रित मानवीय गतिविधियों ने पर्यावरण को अत्यधिक प्रदूषित कर दिया है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण आज की प्रमुख समस्याएं हैं। प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग, वाहनों से निकलने वाले धुआं और उद्योगों का कचरा पर्यावरण को विषाक्त बना रहा है। ये आप लोग इस तरीके से लिखना। नेक्स्ट है मेरे भाई, पर्यावरण संरक्षण के उपाय। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे, और वृक्षारोपण को बढ़ावा, मतलब पेड़ लगवाना। अभी सरकार हाल ही में इस पर चर्चा कर रही थी, है ना। अभी हाल ही में सरकार इस पर चर्चा कर रही थी, वृक्षारोपण पे, है ना। अभी कोटेदार लोग क्या करते, बांट रहे थे पेड़। क्यों?
फ्री में बांट रहे थे। फ्री में इसीलिए सरकार दे रही थी कि ताकि लगाएं, वृक्षारोपण हो, वृक्षारोपण हमारा इन्वायरमेंट सही हो, ठीक है। प्लास्टिक के उपयोग को कम करना भी देख रहे हो, कुछ समय के हुआ था कि प्लास्टिक बंद हो गया, पॉलीथीन बंद हो गया, वो क्या है, एक प्लास्टिक ही तो है, ठीक है। प्लास्टिक के उपयोग को कम करना और जल और ऊर्जा का बचाव करना और कचरे के पुनर्चक्रण करना आवश्यक है। हमें स्वच्छता अभियान में भाग लेना चाहिए और प्रकृति के साथ तालमेल बिठा कर रहना चाहिए। सरकार द्वारा लागू की जाने वाली योजना जैसे स्वच्छ भारत अभियान और जल जीवन मिशन का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट, इसका उपसंहार क्या है, तो उपसंहार मतलब इसका जो भी है तुम लोग कैसे रोक सकते हैं। तो पर्यावरण हमारी अमूल्य धरोहर, इसकी संरक्षण हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। यदि हम समय रहते पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां एक गंभीर संकट का सामना करेंगी। हमें पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अपनी जीवन शैली में सुधार लाना होगा और सतत विकास के सिद्धांतों का पालन करना होगा। देखो, अब एक बात और यहाँ पर मैंने लिखी है, पर्यावरण की रक्षा ही जीवन की सुरक्षा है। अगर पर्यावरण की रक्षा हम लोग नहीं करेंगे तो हमारी भी जीवन सुरक्षित नहीं रहेगी। ये बात मैं लिख करके दे रहा हूँ, ठीक है, एक मोटिवेशन लाइन। इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही मेरे भाई, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा, पूरा कंप्लीट हिंदी का सोल्यूशन देखा है आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो को अगर आपने देखा पूरा तो 100% मेरे भाई 24 फरवरी को आने वाले आप लोग एक क्वेश्चन करके आओगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर बाहर इससे आने वाला भी होगा तो मैं भी आप लोगों के पास 3 दिन का समय है, मैं सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर लेना।